नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज में एकदम डीप डाइव करते हैं। और हाँ, बिल्कुल उस स्टाइल में जो आपके एग्जाम्स में काम आएगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि ये इतनी पुरानी, हजारों साल पुरानी हिस्ट्री आखिर हम तक पहुंचती कैसे है, हमें पता कैसे चलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक सॉलिड आंसर लिखने के लिए यूज कैसे करें। इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि एक हिस्टोरियन यानी एक इतिहासकार को आप एक डिटेक्टिव समझो। उसके पास सीधा सीधा आंसर्स नहीं होते, उसके पास होते हैं अलग अलग तरह के क्लूज यानी सबूत। और इन्हीं सब छोटे छोटे क्लूज को जोड़कर वो पास्ट की पूरी तस्वीर रिक्रिएट करता है। तो ये रहा हमारा गेम प्लान आज के लिए। हम इन 5 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे, हर टाइप के क्लू को आराम से समझेंगे। ये रोड मैप आपके नोट्स के लिए भी एकदम परफेक्ट रहेगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे पास जितने भी क्लूज हैं ना, उनको हम मोटा मोटी 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है लिटरेरी, यानी जो कुछ लिखा हुआ मिलता है, और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल, यानी जो सबूत हमें जमीन की खुदाई से मिलता है। और इन दोनों में एक बेसिक सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। लिटरेरी सोर्सेज जैसे किताबें हमें बताती हैं कि लोग क्या सोचते थे, उनके बिलीफ्स क्या थे। इसमें राइटर का अपना व्यू, उसका बायस हो सकता है, तो ये थोड़े सब्जेक्टिव होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कोई पुराना बर्तन या सिक्का, ये बताते हैं कि लोग असल में करते क्या थे। ये एकदम ऑब्जेक्टिव प्रूफ है। ये सिंपल सा डिफरेंस आपके एग्जाम आंसर्स को एक अलग ही लेवल दे सकता है। तो आते हैं हमारे पहले टाइप के क्लू पर, यानी लिखी हुई चीजें, हमारे लिटरेरी सोर्सेस। और इसमें भी सबसे पहले हम उन किताबों को देखेंगे जो इंडिया में ही लिखी गई थी। आप देखिए, भले ही इन टेक्स्ट का पर्पस रिलीजियस हो, पर इनकी लाइंस के बीच में उस टाइम की सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की पूरी कहानी छिपी है। वेदास को देखो, उनसे पता चलता है कि आर्यन लाइफ कैसे नोमैडिक, घुमंतु लाइफ से सेटल्ड, खेती करने वाली लाइफ में शिफ्ट हुई। रामायणा और महाभारता जैसे एपिक्स जमीन और एक्सपेंशन के लिए हुए कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाते हैं। पुरानास तो मौर्याज और गुप्ताज जैसी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज की किंग लिस्ट के लिए एक गोल्ड माइन है। और जताकास, वाओ, उनसे हमें उस टाइम की आम जिंदगी, व्यापारी, गांव, ट्रेड रूट्स की अमेजिंग डिटेल्स मिलती हैं। रिलीजियस टेक्स्ट के अलावा हमारे पास सेक्युलर लिटरेचर भी है। ये किताबें सीधे सीधे गवर्नेंस और हिस्ट्री की बात करती हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये तो बेसिकली मौर्यन एम्पायर चलाने की एक प्रैक्टिकल रूल बुक है। या फिर बाणा भट्टा की हर्षचरिता, भले ये राजा की तारीफ में लिखी हो, पर उस दौर के आर्मी कैंप्स और सोसाइटी की डिटेल्स भी दे देती है। और कल्हना के राजा तरंगिनी, इसे तो इंडिया की पहली सच्ची हिस्ट्री बुक माना जाता है, क्योंकि कल्हना ने लिखने से पहले कई सारे सोर्सेस को क्रॉस चेक किया था। और सोचो, अगर संगम लिटरेचर ना होता तो हमें अर्ली चेरा, चोला, पांड्या किंगडम्स और उनके रोमन ट्रेड के बारे में शायद कुछ भी ठीक से नहीं पता होता। चलिए अब आते हैं उन लोगों पर जो इंडिया के नहीं थे, पर इंडिया के बारे में लिख गए, हमारे विदेशी गवाह। ये वो ट्रैवलर्स, एम्बेसडर्स और स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंडिया आकर वो चीज़ें नोटिस की जो शायद यहाँ के लोकल्स ने फॉर ग्रांटेड ले ली होंगी। यहाँ देखिए कि एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव कितना वैल्यूबल हो सकता है। सोचो, मेगास्थनीज ग्रीस से आया, उसने पाटलिपुत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इतना डिटेल में लिखा। हाँ, माना कि उसने कास्ट सिस्टम को समझने में थोड़ी गड़बड़ कर दी, बट स्टिल। फिर देखो चाइनीज पिलग्रिम्स फाहियन और ह्यूएनसंग, उन्होंने हमें गुप्ता और हर्षा के टाइम की सोसाइटी और रिलीजन पर ऐसी इंसाइट्स दी जो इंडियन टेक्स्ट्स में मिलती ही नहीं। और अल बिरूनी, उन्होंने तो संस्कृत सीखी और इंडिया की फिलॉसफी और साइंस को इतना डीपली एनालाइज किया। इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। एग्जैक्टली, यही सवाल है जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करता है, और इसका सिंपल आंसर है बिल्कुल नहीं। एंड दिस इज की फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग। फॉरेन अकाउंट्स को हमेशा दूसरे एविडेंस के साथ क्रॉस वेरीफाई करना ही पड़ता है, चाहे वो आर्कियोलॉजी हो या इंडियन टेक्स्ट्स, क्योंकि उनका अपना कल्चरल बायस हो सकता है, राइट? अब तक हमने देखा कि क्या लिखा गया, क्या सोचा गया, पर अब बात करते हैं उस सबूत की जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। डिटेक्टिव्स की भाषा में कहें तो अब बारी है फोरेंसिक्स की, यानी हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये बात एकदम सीधी है। इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख सबसे रिलायबल सोर्सेज में से एक माने जाते हैं, क्योंकि एक बार जो पत्थर पे लिख दिया, वो सदियों तक सच बयान करता है। उसे कोई एडिट या रीराइट नहीं कर सकता। इट्स लॉक्ड इन स्टोन, लिटरली। और ये इंस्क्रिप्शंस डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। अशोका के इडिक्ट्स, उनसे ही तो हमें उसके एम्पायर की हद कहाँ तक थी और कलिंगा वॉर के बाद उसकी फेमस धम्मा पॉलिसी क्या थी, ये सब पता चला। समुद्रगुप्ता की प्रयाग प्रशस्ति,
तो उसकी मिलिट्री जीत की पूरी लिस्ट है। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन तो किंग खारावेला की साल दर साल की बायोग्राफी जैसा है। इनक्रेडिबल, राइट? और अब बात करते हैं सिक्कों की। देखिए, कॉइन सिर्फ पैसे नहीं है, दे आर लाइक मिनी टाइम कैप्सूल्स। इंडिया के सबसे पुराने पंच मार्क्ड कॉइन्स ये बताते हैं कि इकोनॉमी अब बार्टर सिस्टम से आगे बढ़कर मनी इकोनॉमी बन चुकी थी। फिर आए इंडो ग्रीक्स, जिन्होंने पहली बार सिक्कों पर राजा का नाम और चेहरा बनाया, जिससे हमें रूलर्स की एक क्लियर टाइमलाइन मिल गई। और गुप्तास के सिक्के, वो तो अपनी कहानी खुद कहते हैं। एक तरफ कल्चर दिखाते हैं, जैसे समुद्रगुप्ता वीणा बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका इकोनॉमिक डिक्लाइन, जब सिक्कों में सोने की प्योरिटी कम होने लगी। एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जब साउथ इंडिया में खुदाई हुई तो वहां क्या मिला? ढेर के ढेर रोमन सिक्के। बूम! सॉलिड फिजिकल प्रूफ। इन सिक्कों ने संगम लिटरेचर और पेरी प्लस जैसे फॉरेन अकाउंट्स में लिखी हर बात को 100% कंफर्म कर दिया कि हाँ, इंडिया और रोम के बीच एक जबरदस्त ट्रेड चलता था। इसे कहते हैं कोरॉबरेशन इन एक्शन। तो हमने सारे क्लूज चेक कर लिए, किताबें, ट्रैवल स्टोरीज, पत्थर, सिक्के। अब एक अच्छा डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के एंड में क्या करता है? वो सारे सबूतों को एक साथ टेबल पर रखता है और फाइनल पिक्चर बनाता है। तो ये है हिस्टोरियंस का सीक्रेट सॉस, उनका मेथड। वो कभी भी किसी एक सोर्स पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप 1, संगम पोइट्री में मसालों के ट्रेड का जिक्र मिला। स्टेप 2, पेरी प्लस, एक फॉरेन अकाउंट ने उस ट्रेड के पोर्ट्स और सामान की लिस्ट दी। स्टेप 3, साउथ इंडिया की जमीन से रोमन सिक्के मिल गए। फिजिकल प्रूफ। जब ये तीनों सोर्सेस एक ही तरफ इशारा करते हैं, तब वो एक सॉलिड हिस्टोरिकल फैक्ट बनता है। यही क्रॉस चेकिंग यानी कोरॉबोरेशन वो स्किल है जो एक एवरेज आंसर को एक टॉप स्कोरिंग आंसर बनाती है। तो जाने से पहले ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपको चूज करना हो एक लिखी हुई किताब और एक जमीन से निकले सिक्के के बीच, आप किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे? इस पर जरूर सोचना। ये आपको हमेशा सोर्सेस को क्रिटिकली देखने में हेल्प करेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जो एग्जाम्स में सीधा क्वेश्चन बैंक है, इंडियाज प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला सवाल, इमेजिन अ टाइम जब लिखना पढ़ना था ही नहीं, नो बुक्स, नो रिकॉर्ड्स, कुछ भी नहीं। तो फिर इन लोगों के बारे में हमें पता कैसे चलता है? इट्स लाइक अ मिस्ट्री, राइट? वेल, आज हम बनेंगे आर्कियोलॉजिकल डिटेक्टिव्स और उनके छोड़े हुए क्लूज को एक एक करके जोड़ेंगे। देखो, इसी टाइम पीरियड को कहते हैं प्री हिस्ट्री। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री बट बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड। तो हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? सिंपल, आर्कियोलॉजी। जो भी जमीन के नीचे से चीजें मिलती हैं, पत्थर के टूल्स हो गए, टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन या फिर बोन्स, बस वही हमारी टेक्स्ट बुक है। ओके, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। पहले बात करेंगे द सर्वाइवर्स की, यानी पेलियोलिथिक एज। फिर आएगा द रेवोल्यूशन ऑफ मीजोलिथिक और न्यूलिथिक टाइम्स। उसके बाद एक नया दौर, अ न्यू एरा ऑफ मेटल्स। और लास्ट में जो सबसे जरूरी है, एक एग्जाम क्विक रिवीजन। चले? राइट। तो आगे बढ़ने से पहले चलो एक बार पूरा मैप देख लेते हैं। ये टाइमलाइन दिमाग में सेट कर लो, आई एम टेलिंग यू, सब कुछ आसान हो जाएगा। वी बिगिन विद द सुपर लॉन्ग पेलियोलिथिक एज, फिर आते हैं मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक, और उसके बाद मेटल एजेस शुरू होते हैं विद कैल्कोलिथिक एंड द आयरन एज। बस ये फ्लो याद रखना है। चलो शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉप से, द पेलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज। ये इंसानी हिस्ट्री का सबसे लंबा फेज है। जस्ट इमेजिन, आइस एज का टाइम है और इंसानों के लिए लाइफ का एक ही मकसद था, बस समहाउ सरवाइव करना। तो लाइफ थी कैसी? वेल, एकदम टफ। लोग थे नोमैडिक हंटर गैदरर्स, मतलब जहाँ खाना वहाँ ये लोग, ऑलवेज ऑन द मूव। घर वर कुछ नहीं, बस गुफाओं में या रॉक शेल्टर्स में रहते थे। और उनके टूल्स एकदम बेसिक, रफ अनपॉलिश्ड पत्थर के टुकड़े। खेती बाड़ी, पॉटरी, इन सब चीज़ों का तो कोई आइडिया ही नहीं था। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, उनके टूल्स का एवोल्यूशन। सोचो, जैसे पुराने मोबाइल फोन्स होते थे, एकदम बड़े और भारी, वही थे लोअर पैलियोलिथिक टूल्स, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स। फिर आए थोड़े स्मॉलर शार्पर मॉडल्स, मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लेक्स और स्क्रेपर्स। और अपर पैलियोलिथिक तक आते आते ओहो, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड हो गए, स्लीक ब्लेड्स और यहाँ तक कि बोन टूल्स भी। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही थी। और फिर आया द अल्टीमेट गेम चेंजर मोमेंट, फायर, आग की डिस्कवरी। जस्ट थिंक अबाउट इट। अचानक से सर्दी से बचने का तरीका मिल गया, रात में रोशनी हो गई और वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्शन।
कुरनूल केव्स में इसके पक्के सबूत मिले हैं, वहां ऐश के ट्रेसेस हैं। सच में दिस वाज अ जायंट लीप। और पता है, इसी अपर पैलियोलिथिक फेज में मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमोसेपियंस पिक्चर में आए, और उनके साथ साथ आया आर्ट। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर दिस। वहाँ की केव्स में रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं, ज़्यादातर हंटिंग सीन्स। इट्स लाइक अ विंडो डायरेक्टली इनटू देयर वर्ल्ड। ऑलराइट, सो अभी तक जो भी बदलाव हो रहे थे वो बहुत धीरे धीरे हो रहे थे, बट नाउ थिंग्स आर अबाउट टू स्पीड अप अ लॉट। गेट रेडी फॉर अ फुल ब्लोन रेवोल्यूशन। मेसोलिथिक एज की सबसे बड़ी इनोवेशन माइक्रोलिथ्स। नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटा। ये अजीबोगरीब टाइनी स्टोन टूल्स थे। इनको अकेले यूज नहीं करते थे, इनको लकड़ी या हड्डी के हैंडल्स में फिट करके स्पीयर्स, एरोज, इवन सिकल्स बनाते थे। रिजल्ट, अब वो छोटे फास्ट एनिमल्स का शिकार भी कर पाते थे। मतलब हंटिंग बिकेम वे मोर एफिशिएंट। और देखो साइज, जस्ट 1 to 5 सेंटीमीटर्स, इतना सा। लेकिन इसके साइज पे बिल्कुल मत जाना, इस छोटी सी चीज ने पूरा गेम बदल दिया। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल इन्वेंशन विद अ ह्यूज इम्पैक्ट। और इसी टाइम एक नई पार्टनरशिप शुरू हुई। इंसानों ने पहला एनिमल डोमेस्टिकेट किया। एंड गेस विच वन? द डॉग, मैन्स बेस्ट फ्रेंड। शायद हंटिंग में हेल्प करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन स्टार्टेड टू कंट्रोल अ स्मॉल पार्ट ऑफ नेचर। और यही आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। Which brings us to the big one, the Neolithic Age. इसे आमतौर पर Neolithic Revolution कहा जाता है। And trust me, इसको revolution कहना बिल्कुल सही है। This was probably the single biggest turning point in human history. तो बदलाव क्या था? ये देखो, अ सिंपल कंपैरिजन। पेलियोलिथिक मैन वाज अ हंटर गैदरर, हमेशा घूमता रहता था। नियोलिथिक मैन, ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर, एक फार्मर। बस ही सेटल डाउन, एक जगह रहने लगा। अब वो खाना ढूंढ नहीं रहा था, वो खाना उगा रहा था। एंड दिस वन चेंज चेंज्ड एवरीथिंग। तो ये सब हुआ कैसे? वेल, एक के बाद एक इन्वेंशंस हुए। सबसे पहले एग्रीकल्चर। लोगों ने वीट, बार्ली, राइस उगाना सीखा। फिर टूल्स बेटर हो गए, पॉलिश्ड टूल्स। जो एक्स्ट्रा अनाज था उसको स्टोर करने के लिए पॉटरी आ गई, स्पेशली पॉटर्स व्हील के आने से। और जब आप खेती कर रहे हो तो आपको एक जगह रहना पड़ेगा ना। सो व्हाट वाज द रिजल्ट? द फर्स्ट परमानेंट विलेजेस। सोसाइटी का फाउंडेशन यहीं रखा गया। So stone was great, but उसकी एक लिमिट थी। It was time for another major upgrade. इंसानों ने एक नया मटेरियल डिस्कवर किया, something stronger, more durable, और इसने उनकी दुनिया को एक बार फिर बदल दिया। Welcome to the Metal Ages. और सबसे पहला मेटल जो इंसानों ने यूज करना शुरू किया वो था कॉपर। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इस एज को कहते हैं चैल्कोलिथिक एज। चैल्को का मतलब है कॉपर और लिथिक का मतलब एज यू नो इज स्टोन। तो ये एक ट्रांजिशन फेज था जब लोग स्टोन एंड कॉपर दोनों यूज कर रहे थे। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, स्पेशली फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ध्यान से सुनो, ये जो डेवलपमेंट था ना, ये पूरे इंडिया में एक जैसा नहीं था। साउथ इंडिया में लोगों ने कैल्कोलिथिक या ब्रॉन्ज एज को आमतौर पर स्किप कर दिया और सीधे नियोलिथिक से आयरन एज में जंप कर गए। दिस रीजनल वेरिएशन इज अ फेवरेट एग्जाम क्वेश्चन। तो हमें कैसे पता कि साउथ इंडिया में आयरन एज शुरू हो गया था? द आंसर इज मेगालिथ्स। मेगा मतलब बिग, लिथ मतलब स्टोन। तो ये बड़े बड़े पत्थरों से बने ग्रेव्स थे, बरियल साइट्स। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन ग्रेव्स को खोला तो अंदर क्या मिला? आयरन टूल्स, वेपन्स, पॉटरी, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन टू द आयरन एज। ऑलराइट, टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, सो फुल फोकस प्लीज। ओके, ये टेबल, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं नोट कर लो। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं। चलो क्विकली देखते हैं। मेहरगढ़, फर्स्ट एग्रीकल्चर। बुर्जा होम, पिट ड्वेलिंग्स एंड डॉग बेरियल्स। कोल्दी हवा, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस। और चिरंद, फेमस फॉर बोन टूल्स। इसको बिल्कुल रट्टा लगा लो। और ये रहा फाइनल चेकलिस्ट। लेट्स गो रैपिड फायर। फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड, dog in the Mesolithic age. First metal used, copper in the Chalcolithic age. First crops, wheat and barley. Bhimbetka is famous for Paleolithic rock paintings, and Kurnool caves give evidence of use of fire. ये 5 facts बिल्कुल tips पे होने चाहिए। So, we saw the Stone Age, the Copper Age, the Iron Age. हर era को एक material ने define किया। तो सोचो,
हमारी एज को कौन सा मटेरियल डिफाइन करता है? क्या हम सिलिकॉन एज में हैं या प्लास्टिक एज, या फिर मे बी इट्स नॉट अ मटेरियल एट ऑल, मे बी वी आर लिविंग इन द एज ऑफ डेटा। छोड़े, इस पर सोचना जरूर। चलो आज एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्कोरिंग टॉपिक यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन को एकदम फास्ट ट्रैक रिवाइज करते हैं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, बस वही जो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। सोचो एक मिनट के लिए, क्या आज से 4,500 साल पहले इंडिया में प्रॉपर हाईटेक स्मार्ट सिटीज हो सकती थी? इसका जवाब है एक बहुत बड़ा यस। और इसी अमेजिंग सिविलाइजेशन को हम जानते हैं दो नामों से, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं इनके टाउन प्लानिंग की। भाई साहब, इनकी इंजीनियरिंग का लेवल ही अलग था। एग्जाम के हिसाब से ये उनका सबसे इंप्रेसिव फीचर है, और हाँ, एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक भी। तो चलो देखते हैं ऐसा क्या खास था। स्क्रीन पे देखो, बस एक नंबर है, 90 डिग्रीज। इसका मतलब क्या है? सिंपल, क्योंकि सारी सड़कें, ऑल द रोड्स एक दूसरे को परफेक्ट राइट एंगल्स पर काटती थी। पूरा का पूरा शहर एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम पे बना हुआ था, बिल्कुल जैसे आज का चंडीगढ़ है ना, एकदम प्लान्ड, एकदम ऑर्गेनाइज्ड। और टेक्नोलॉजी में भी ये लोग टाइम से बहुत आगे थे। देखो, जब इनके टाइम की दूसरी ग्रेट सिविलाइजेशंस इजिप्ट और मेसोपोटामिया धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों से काम चला रहे थे, हमारे हड़प्पन्स आग में पकाई हुई सॉलिड पक्की ईंटें यूज कर रहे थे। तभी तो उनके स्ट्रक्चर्स आज तक जिंदा हैं। मतलब क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज बॉस। और अब आती है इनकी सबसे कमाल की चीज, सैनिटेशन सिस्टम। देखो कैसे काम करता था। स्टेप 1, हर घर से एक ड्रेन कनेक्टेड था। स्टेप 2, ये सारी छोटी ड्रेन्स सड़क के नीचे एक बड़े मेन ड्रेन से जुड़ती थी। और स्टेप 3, ये ड्रेन्स ऊपर से ढकी हुई थी और सफाई के लिए प्रॉपर मैन होल्स भी थे। यार, ये एंशिएंट वर्ल्ड का बेस्ट, सबसे एडवांस्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। कह सकते हो कि स्वच्छ भारत अभियान का वर्जन 1.0 था ये, है ना? शहर का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल और क्लियर था। ज्यादातर सिटीज दो हिस्सों में बटी हुई थीं। एक था ऊंचाई पर बना हुआ सिटाडेल, यहां पर प्रोबेबली रूलर्स रहते थे और सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे कि बड़े बड़े ग्रैनरीज यानी अनाज के गोदाम यहीं होते थे। और दूसरा हिस्सा था नीचे, लोअर टाउन, जहां आम जनता रहती थी। सिंपल। चलो, टाउन प्लानिंग तो हो गया, अब आते हैं इनकी डेली लाइफ और इकोनॉमी पर। देखो, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, पर एग्जाम के जो असली ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसी सेक्शन से निकल कर आते हैं। तो यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। ये पॉइंट अपने नोट्स में डबल स्टार मार्क कर लो। हड़प्पन्स पूरी दुनिया में द फर्स्ट पीपल थे जिन्होंने कॉटन यानी कपास उगाया और यूज किया। ये इतना फेमस था कि ग्रीक्स इनके कॉटन को सिंडोन बुलाते थे, एक वर्ड जो सिंध रीजन से निकला है। यही उनके ट्रेड का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था। भाई, ये स्लाइड जो है ना, ये एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र है। ये था वाले कॉलम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नहीं था वाला कॉलम। एग्जामिनर्स को यहीं फंसाने में मजा आता है। तो दिमाग में फिट कर लो, लोहा नहीं था, ये ब्रॉन्ज एज था। घोड़ा, हॉर्स नहीं था, उसके बारे में उन्हें ज्यादा पता ही नहीं था। कोई बड़ा राजा या बड़ी आर्मी का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, मंदिर यानी टेम्पल्स बिल्कुल नहीं थे। मेरे साथ रिपीट करो, लोहा नहीं था, घोड़ा नहीं था, मंदिर नहीं था। गॉट इट? और ये लोग कोई छोटे मोटे ट्रेडर्स नहीं थे, इनका बिजनेस भाई इंटरनेशनल था। मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, वहां तक इनका माल जाता था। अब आप पूछोगे ये कैसे पता चला? क्योंकि मेसोपोटामिया के पुराने टेक्स्ट्स में एक जगह का जिक्र मिलता है, मेलुहा, और सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये मेलुहा इंडस रीजन का ही दूसरा नाम था। ये मेलुहा नाम डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन बनता है, याद रखना। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इनके कल्चर, इनकी आर्ट और रिलीजन को देखते हैं। अभी हमने जाना कि बड़े मंदिर तो थे नहीं, तो फिर सवाल उठता है कि ये पूजा किसकी करते थे? कैसा था इनका आर्ट, इनकी सोसाइटी? चलो पता करते हैं। तो देखो, इनके मेन गॉड थे पशुपति महादेवा, जिनको भगवान शिव का एक अर्ली फॉर्म यानी प्रोटो शिव माना जाता है। और इनकी मेन फीमेल गॉडेस थी मदर गॉडेस, जो फर्टिलिटी से जुड़ी थी। इसके अलावा ये लोग नेचर की बहुत पूजा करते थे। पीपल का पेड़, यूनिकॉर्न जैसा एक मिथिकल एनिमल और हम्प्ड बुल। आग की पूजा यानी फायर वर्शिप के सबूत भी मिले हैं, खासकर कालीबंगन और लोथल में। और हाँ, वो लाइफ आफ्टर डेथ में भी विश्वास रखते थे।
अब जरा इनकी आर्टिस्टिक स्किल्स पे नजर डालो। ब्रॉन्ज कास्टिंग में तो ये लोग माहिर थे। ये जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है ना, मोहेंजोदारो से मिली, ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी है और पूरी दुनिया में फेमस है। और स्टोन आर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है ये बियर्डेड प्रीस्ट की मूर्ति। स्टीटाइट पत्थर से बनी है, पर डिटेल तो देखो यार, अमेजिंग। अब आती है इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री, इनकी स्क्रिप्ट। ये पिक्टोग्राफिक थी, यानी चित्रलिपि, मतलब शब्दों के लिए पिक्चर्स और सिंबल्स यूज करते थे। और लिखने का स्टाइल था बोस्ट्रोफेडन। इसका सिंपल मतलब है कि एक लाइन राइट से लेफ्ट लिखी तो अगली लाइन लेफ्ट से राइट, बिल्कुल सांप की तरह। और सबसे बड़ी बात, आज तक इट इज स्टिल अनडिसाइफर्ड, इसे कोई पढ़ नहीं पाया। चलो भाई, अब तैयार हो जाओ एक रैपिड फायर राउंड के लिए। ये है एग्जाम हॉट लिस्ट। इस सेक्शन से डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग या वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, पक्का। बस साइट का नाम और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग याद रखनी है। रेडी? लेट्स गो। पहला, मोहेंजोदारो, फटाफट याद करो। ग्रेट बाथ, डांसिंग गर्ल और पशुपति सील। नेक्स्ट, हरप्पा, एक लाइन में बने 6 ग्रैनरीज। और फिर लोथल, गुजरात में दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड, पोर्ट सिटी थी ये। साथ में राइस हस्क्स यानी चावल के सबूत भी यहीं से मिले। लोथल का डॉकयार्ड एकदम इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। कालीबंगन, राजस्थान, जुता हुआ खेत यानी प्लाउड फील्ड। धौलावीरा, गुजरात, यूनिक सिटी जो 3 हिस्सों में बनती थी, और यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो बस कमाल का था। और आखिरी इंपॉर्टेंट साइट, चन्हूदड़ो, ये एक लौता शहर है जिसमें सिटाडेल नहीं था। बेसिकली एक इंडस्ट्रियल टाउन था जहाँ बीट फैक्ट्री थी। बस इतना याद कर लो, इस सेक्शन से आपका काम हो जाएगा। तो हमने देख लिया ये सिविलाइजेशन कितनी ऑसम, कितनी एडवांस थी। पर फिर सब कुछ खत्म कैसे हो गया? वेयर डिड दे गो? ये एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है। चलो इसके पीछे की अलग अलग थ्योरीज को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन, इतने प्लान्ड शहर, इतना सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रेड, आखिर सब कुछ अचानक से गायब कैसे हो गया? क्या हुआ उन लोगों का? देखो, इसके लिए कई अलग अलग थ्योरीज हैं। एक पुरानी थ्योरी थी आर्यन इन्वेजन की, जिसे अब ज्यादातर हिस्टोरियंस रिजेक्ट कर चुके हैं। एक और थ्योरी है फ्लड्स और अर्थक्वेक्स की। हाँ, ये पॉसिबल है, पर ये पूरी स्टोरी नहीं बताता। आज के टाइम में जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है क्लाइमेट चेंज या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। माना जाता है कि धीरे धीरे मौसम बदला, नदियां सूख गई, खेती बर्बाद हो गई और लोग मजबूरी में वहां से कहीं और माइग्रेट कर गए। तो यहां हम इस क्विक एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। जैसा हमने देखा, उनकी स्क्रिप्ट आज भी एक राज है। जरा सोचो, जिस दिन हमने उस स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया, जिस दिन हम उसे पढ़ पाए, उस दिन हमें अपने इतिहास के बारे में और कितने नए, कितने शॉकिंग राज पता चलेंगे। हो सकता है हिस्ट्री की किताबें ही फिर से लिखनी पड़ जाएं। तो इस क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते रहो। हे गाइस, वेलकम। हाय आप सबका वैदिक कल्चर के इस एक्सप्लेनर में। देखो, एग्जाम्स के लिए ना ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है, तो चलो आज इसको एकदम आसानी से सॉलिड तरीके से समझते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं एक सुपर सरप्राइजिंग फैक्ट से। सोचो जरा, एक ऐसा टाइम था जब आपकी जाति यानी कास्ट इस बात से डिसाइड नहीं होती थी कि आप किसके घर पैदा हुए हो, बल्कि इससे कि आप काम क्या करते हो, मतलब बाय वर्क नॉट बाय बर्थ। शॉकिंग है ना? पर हाँ, ये बिल्कुल सच था। और कैसे ये इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम, इतना रिजिड, इतना पक्का बन गया, बस यही तो पूरी कहानी है जो हम आज समझेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। पहले वैदिक काल की शुरुआत कैसे हुई, फिर ऋग्वेदिक लाइफ कैसी थी, एकदम सिंपल और सही। इसके बाद आएगा अ गेम चेंजर, लोहा, और उसने कैसे सब कुछ बदल दिया। फिर हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें सब कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया। और लास्ट में उनकी इंटेलेक्चुअल लेगेसी क्या थी। रेडी हो? चलो फिर। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि भाई ये वैदिक कल्चर लाया कौन? इसका क्रेडिट जाता है आर्यंस को। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पे एकदम क्लियर कर लो, ये जो आर्यन वर्ड है ना, ये कोई रेस, कोई प्रजाति नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है, मतलब भाषा से जुड़ा हुआ शब्द, जिसका मतलब होता है नोबल या रिस्पेक्टेड। और जो सबसे कॉमन थ्योरी है ना, वो यही कहती है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। ओके, अब ये जो टाइमलाइन है ना, इसको दिमाग में सेट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वैदिक एज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? पहला 1500 से 1000 BC, इसे हम कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वेदिक पीरियड। और फिर 1000 BC में एंट्री होती है एक गेम चेंजर की, लोहा, आयरन। और बस यहां से शुरू हो जाता है लेटर वैदिक पीरियड, जो चलता है 600 BC तक। याद रखना, ये जो डिवीजन है ना 1000 BC वाला, यही इस पूरे टॉपिक का फाउंडेशन है।
इसको समझ गए तो सब समझ जाओगे। तो चलो टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधा चलते हैं पहले फेज में। सोचो एक ऐसी जिंदगी जो एकदम सिंपल थी, ट्राइबल लाइफ थी और सब लोग लगभग बराबर थे। चलो देखते हैं कैसा था इंडिया 1500 से 1000 BC के बीच। एक बात समझो, ये जो अर्ली आर्यंस थे ना, ये अभी गंगा यमुना के मैदानों तक नहीं पहुंचे थे। उनका एरिया था सप्ता सिंधु, मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर्स। और ये एरिया कौन सा है? बेसिकली आज का पंजाब, थोड़ा सा अफगानिस्तान और वेस्टर्न यूपी का हिस्सा। भाई इस टेबल पे तो स्टार मार्क लगा लो, एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उनका ये फेवरेट टॉपिक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फट से लिख लो, पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है, एकदम रट्टा मार लो इसको। खास करके सरस्वती, जिसे नदी तरना भी कहा जाता था, मतलब सबसे बेस्ट नदी, ये तो पूछते ही पूछते हैं। अब अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो सिस्टम एकदम ट्राइबल था, मतलब कबीले वाला। ट्राइब को कहते थे जना और उसके हेड को कहते थे राजन। लेकिन रुको, ये राजन आज के किंग्स जैसा पावरफुल बिल्कुल नहीं था। बस ऐसे समझो जैसे क्लास का मॉनिटर हो, जिसकी पावर बहुत लिमिटेड है। ना तो उसके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी थी, ना ही वो कोई रेगुलर टैक्स लेता था। लोग अपनी इच्छा से वॉलंटरीली बलि नाम का एक गिफ्ट या ऑफरिंग दे देते थे, बस। और तो और उसकी पावर पे चेक रखने के लिए असेंबलीज भी थी, सभा जिसमें बड़े बूढ़े होते थे और समिति जिसमें सब लोग आते थे। मतलब काफी डेमोक्रेटिक सेटअप था, नहीं? अच्छा, अब इकोनॉमी पे आते हैं। इस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अघन्या, मतलब नॉट टू बी किल्ड। और ये किसके लिए यूज होता था? गाय के लिए, द काउ। उस टाइम वेल्थ का मतलब पैसा या जमीन नहीं, गायें थीं। अमीर आदमी को गोमत कहते थे, मतलब जिसके पास बहुत सारी गायें हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लड़ाइयां जमीन के लिए नहीं, गायों के लिए होती थी, जिसे गाविष्टी कहते थे। सोचो। अब ये स्लाइड देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कोट है ना, ये सीधा ऋग्वेदा से उठाया गया है और ये वर्ण सिस्टम की पूरी सच्चाई बता देगा। कोट कहता है, मैं एक कवि हूं, मेरे पिता एक फिजिशियन है और मेरी माँ अनाज बीसती हैं। सोचो, एक ही परिवार में 3 अलग अलग काम, पोएट, डॉक्टर, ग्राइंडर। इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि उस टाइम जो वर्णा सिस्टम था वो काम पर यानी कर्मा पर बेस्ड था, जन्म पर नहीं। आप जो काम करोगे वही आपका वर्णा। मतलब सोसाइटी कितनी फ्लेक्सिबल थी। और हाँ, एक और चीज, उस टाइम वुमेन की स्टेटस काफी हाई थी, मतलब बाद के टाइम से तो बहुत बेहतर। उनको पढ़ने लिखने का पूरा हक था। लोपामुद्रा और घोषा जैसी वुमेन स्कॉलर्स ने तो वैदिक हिम्स भी लिखे थे। इमेजिन, वो सभा और समिति जैसी पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी हिस्सा लेती थी। और सबसे बड़ी बात, ना तो चाइल्ड मैरिज था, ना ही सती प्रथा जैसी कोई बुराई। काफी प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, है ना? तो सब कुछ ठीक ठाक सिंपल चल रहा था और फिर अचानक पिक्चर में एंट्री होती है गेम चेंजर की। अराउंड 1000 BC डिस्कवर हुआ लोहा, आयन, जिसे वेदास में श्यामा आयस कहा गया है। और इस एक मेटल ने कैसे पूरी सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब कुछ उलट-पुलटा कर दिया, चलो अब ये देखते हैं। तो लोहे की डिस्कवरी के साथ ही शुरू होता है हमारा अगला फेज, द लेटर वैदिक पीरियड। और इस दौर में भाई सब कुछ, लिटरली सब कुछ पहले से बड़ा, पावरफुल और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। देखते हैं कैसे हुआ ये सब। देखो, सबसे बड़ा बदलाव आया पॉलिटिक्स में, मतलब जमीन आसमान का फर्क। जो पहले छोटे छोटे जना यानी ट्राइब्स थे, अब वो मिलकर बड़े बड़े जनपदास बन गए, मतलब प्रॉपर किंगडम्स विद टेरिटरी। वो बेचारा क्लास मॉनिटर जैसा राजन, अब वो बन गया एक एब्सोल्यूट किंग जिसके पास अनलिमिटेड पावर थी। और जो सभा और समिति थी जो उसकी पावर को चेक करती थी, उनकी इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गई। और याद है बलि, जो पहले एक गिफ्ट था, अब वो एक कंपल्सरी टैक्स बन गया, देना ही पड़ेगा। मतलब सारी पावर अब एक हाथ में आ गई थी। इकोनॉमी में भी सेम स्टोरी। एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। लोहा मिल गया था तो अब लोहे के टूल्स और प्लाउज से जंगल साफ करना आसान हो गया। इसलिए एग्रीकल्चर अब मेन काम बन गया, पैस्टोरलिज्म से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब दौलत का मतलब गाय नहीं, जमीन थी, लैंड। इसलिए अब लड़ाइयां भी गायों के लिए, मतलब गविष्टी नहीं बल्कि जमीन कब्जाने के लिए, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए होने लगी। और हाँ, इन सबके साथ ट्रेड और दूसरे क्राफ्ट्स भी बढ़ने लगे। और अब आते हैं सोसाइटी पे। यहाँ पर सबसे बड़ा और शायद सबसे सैड चेंज आया। जो वर्ण सिस्टम पहले इतना फ्लेक्सिबल था, काम पर बेस्ड था, अब वो जन्म पर बेस्ड हो गया, हेरिडिटरी। मतलब अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, चाहे वो कोई भी काम करे। सिस्टम एकदम रिजिड हो गया। सवाल उठता है, ऐसा हुआ क्यों?
देखो, जैसे जैसे किंगडम्स बड़े हुए, पावर बढ़ी, तो उस पावर और उन स्पेशल राइट्स को अपनी फैमिली में ही रखने के लिए इस सिस्टम को रिजिड बना दिया गया। सोसाइटी में एक हायरार्की बन गई, ऊपर नीचे वाली, और इसका असर औरतों पर भी पड़ा। उनकी स्टेटस गिर गई और अनटचेबिलिटी के जो बीज थे वो भी इसी टाइम पर डाले गए। अब इतनी पावर आ गई थी तो राजा को शो ऑफ भी तो करना था ना। तो इन नए किंग्स ने बड़े बड़े ग्रैंड सैक्रिफाइसेस और यज्ञ शुरू किए, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ। इसमें एक घोड़ा छोड़ देते थे। घोड़ा जहां जहां जाता वो सारी जमीन राजा की, कोई रोकेगा तो लड़ाई। फिर था राजा सूया, ये अपनी सुप्रीम पावर का डिक्लेरेशन था। और एक था वाजापेया, बेसिकली एक चैरियट रेस, जो ऑफ कोर्स हमेशा राजा ही जीतता था। ये सब बस पावर फ्लेक्स करने के तरीके थे। और देखो, जब सोसाइटी और पॉलिटिक्स बदलती है तो रिलीजन भी बदलता है। जो ऋग्वेदिक टाइम के मेन गॉड्स थे, जैसे इंद्रा और अग्नि, उनकी इंपॉर्टेंस अब कम हो गई और उनकी जगह ले ली एक नई ट्रिनिटी ने, प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर और रुद्रा द डिस्ट्रॉयर। और अब रिलीजन में रिचुअल्स, यज्ञ और पूजा पाठ का बोलबाला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस टाइम में सिर्फ पावर गेम्स और रिचुअल्स ही थे। इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रेजर है, उसकी फिलॉसफी, उसका दर्शन, उसकी नींव भी इसी दौर में रखी गई। तो चलो उनकी इस इंटेलेक्चुअल लेगेसी को देखते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड के एंड तक आते आते इंडिया में फिलॉसफी के 6 मेजर स्कूल्स डेवलप हो चुके थे। इन्हें कहते हैं षड दर्शनास। और हाँ, पिछले टेबल की तरह ये वाला भी एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है, इस पे भी स्टार मार्क कर लो। स्कूल का नाम और उसका फाउंडर, ये मैच द फॉलोइंग में जरूर पूछा जाता है। और सोचो इनकी डेप्थ कितनी थी। ऋषि कनादा ने हजारों साल पहले एटॉमिक थ्योरी की बात की थी। पतंजलि का योगा तो आज पूरी दुनिया जानती है। ये सब इंडिया के इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन का हिस्सा है, जिनका असर आज भी हम पर है। तो पूरी कहानी का सार क्या है? एक सिंपल, फ्लेक्सिबल ट्राइबल सोसाइटी बदल गई एक कॉम्प्लेक्स, रिजिड किंगडम में। रिलीजन इतना महंगा और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतने रिचुअल्स आ गए कि आम आदमी तो उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। तो अब सोचो आम आदमी क्या करेगा? उसको तो एक सिंपल, आसान रास्ता चाहिए ना। वो एक ऐसे रास्ते की तलाश करेगा जहां भेदभाव ना हो, खर्चा ना हो। और बस यही तलाश हमें सीधा ले जाती है इंडियन हिस्ट्री के अगले सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर पर। नमस्कार दोस्तों, चलो आज एक टाइम मशीन में चलते हैं सीधा 600 BC। ये वो टाइम था जिसे एज ऑफ बुद्धा भी कहते हैं, और यहीं से इंडिया के पहले एम्पायर की नींव रखी गई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है, पर इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो डाइव इन करते हैं। ये रहा आज का अपना गेम प्लान। सबसे पहले देखेंगे ये 16 महाजनपदास आखिर थे क्या। फिर समझेंगे कि इन सब में से मगधा ही सुपर पावर कैसे बना। उसके बाद मगधा की पावरफुल डायनेस्टीज की बात करेंगे, और आखिर में फॉरेन इन्वेजन्स और उनके इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले ये महाजनपदा थे क्या? एकदम सिंपल शब्दों में ये इस पीरियड के पावरफुल किंगडम्स थे। लेकिन ये बने कैसे? अचानक से तो इतने बड़े स्टेट्स नहीं बन गए होंगे, है ना? चलो इनकी ओरिजिन स्टोरी समझते हैं। देखो, पहले छोटे छोटे ट्राइबल सेटलमेंट्स थे जिनको जनपदा कहते थे, मतलब फुट होल्ड ऑफ अ ट्राइब। फिर आया आयरन एज का जादू। लोहे के नए टूल से घने जंगल साफ हुए और खेती बाड़ी में एक रेवोल्यूशन आ गया। इतना ज्यादा अनाज उगने लगा कि सब लोगों को सिर्फ खेती नहीं करनी पड़ती थी। इस सरप्लस से ट्रेड बढ़ा, नए प्रोफेशंस आए और धीरे धीरे शहर बनने लगे। और बस यही जनपदा बड़े होकर बन गए महाजनपदा, यानी ग्रेट स्टेट्स। सिंपल है ना? अब यहां है वो 16 महाजनपदास। दोस्तों ये टेबल एग्जाम्स के लिए गोल्ड है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें से कुछ नाम आपको फेमिलियर लगेंगे, जैसे काशी जिसका कैपिटल था वाराणसी, या कुरु जिसका कैपिटल इंद्रप्रस्था था, आज का दिल्ली हरियाणा एरिया। कैपिटल्स और मॉडर्न लोकेशंस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसको हल्के में मत लेना। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ऐसा नहीं था कि सभी 16 स्टेट्स में राजा ही रूल करते थे। ज्यादातर तो मोनार्कीज थे, जैसे मगधा या कोसला। लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे वज्जी और मल्ला रिपब्लिक्स थे। यहां कोई एक राजा नहीं, बल्कि एक काउंसिल यानी गाना संघा डिसीजंस लेती थी। इनफैक्ट वज्जी को दुनिया का पहला रिपब्लिक भी माना जाता है। ये पॉइंट याद रखना, इस पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन 16 महाजनपदास में से आखिर मगधा ही इतना पावरफुल कैसे बन गया? ऐसा क्या था मगधा के पास जो बाकियों के पास नहीं था, कि उसने अकेले ही सबको पीछे छोड़ दिया? चलो इसकी पीछे के सीक्रेट्स अनकवर करते हैं। मगधा के सक्सेस के पीछे आखिर क्या सुपर पावर्स थीं?
बेसिकली 3 चीजें। नंबर 1, उसकी ज्योग्राफी। इसकी कैपिटल्स राजा गृहा पहाड़ों से घिरी थी और पाटलिपुत्र नदियों से, मतलब नेचुरल किले थे, अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नंबर 2, रिसोर्सेज। यहाँ लोहे के रिच डिपॉजिट्स थे जिससे बेहतरीन हथियार बनते थे। और नंबर 3, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी एलिफेंट आर्मी। भाई मगधा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू यूज एलिफेंट्स ऑन अ लार्ज स्केल इन वॉर। ये उस जमाने के लिविंग टैंक्स थे। देखो, सिर्फ रिसोर्सेज और ज्योग्राफी से ही कोई सुपर पावर नहीं बनता, उसके लिए चाहिए पावरफुल लीडर्स। तो चलो अब मिलते हैं मगधा की उन पावरफुल डायनेस्टीज से जिन्होंने इस ग्रेट स्टेट को इंडिया का पहला एम्पायर बनाया। मगधा पर 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ने रूल किया, एक के बाद एक। ये टाइमलाइन दिमाग में सेट कर लो। सबसे पहले आई हर्यंका डायनेस्टी, फिर शिशुनागा डायनेस्टी और आखिरी में नंदा डायनेस्टी। एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करने को आ सकता है, तो इस फ्लो को याद रखना। कहानी शुरू होती है बिम्बिसारा से। ये बंदा बड़ा स्मार्ट था। उसने डिप्लोमेसी और वॉर दोनों का जबरदस्त यूज किया। जहां जरूरत पड़ी तलवार चलाई, जैसे अंगा को जीता, और जहां जरूरत पड़ी शादी करके रिश्ते जोड़ लिए और दुश्मन को दोस्त बना लिया। एकदम प्रैक्टिकल आदमी। फिर आया इसका बेटा अजातशत्रु, एकदम रूथलेस, अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठा। इसने 2 सुपर वेपन्स यूज किए वज्जी के खिलाफ, महाशिलाकंटका जो बड़े बड़े पत्थर फेंकता था, और रथम मुसाला, एक चैरियट जिसमें मेस लगा होता था। और हाँ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसके टाइम पे हुई। ये फैक्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसको। हरियंकास के बाद आई शिशुनागा डायनेस्टी। इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था अवंती के साथ 100 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म करना। फिर आए नंदास, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इंडिया के पहले नॉन क्षत्रिय रूलर्स थे। इनके फाउंडर महापद्म नंदा को इंडिया का पहला एम्पायर बिल्डर भी कहा जाता है। लेकिन इस डायनेस्टी का आखिरी राजा धनानंदा बहुत ग्रीडी और अनपॉपुलर था, और इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हराया और मौर्यन एम्पायर की शुरुआत की। एक तरफ जब मगधा में ये सब चल रहा था, तो दूसरी तरफ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे एक अलग ही कहानी पक रही थी। वहां छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ रहे थे। देखो, जहां मगधा एक यूनिफाइड पावर बन रहा था, वहीं नॉर्थ वेस्ट इंडिया छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इस वीकनेस का फायदा उठाया बाहर की पावर्स ने। पहले आए ईरानियंस, डेरियस आई के अंदर, जिन्होंने पंजाब और सिंध का एरिया एनेक्स कर लिया। उनके आने से हमें खरोष्टी स्क्रिप्ट मिली। और फिर सदियों बाद दुनिया जीतने निकला अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके आने से यूरोप के साथ डायरेक्ट ट्रेड रूट्स खुल गए। अलेक्जेंडर जब इंडिया पहुंचा तो उसका सामना हुआ किंग पुर से, और इन दोनों के बीच हुई हिस्ट्री की एक सबसे लेजेंडरी बैटल, द बैटल ऑफ हाइडास्पिस, जो झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी। अलेक्जेंडर ने तब तक पूरी दुनिया में जीत हासिल की थी, पर यहां उसे मिली सबसे टफ टक्कर। सोचो, बैटल हारने के बाद भी किंग पोरस का कॉन्फिडेंस। जब अलेक्जेंडर ने पूछा तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया जाए, तो पोरस ने गर्व से कहा जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उनकी इस ब्रेवरी से अलेक्जेंडर इतना इंप्रेस हुआ कि उसने पोरस का किंगडम उन्हें वापस लौटा दिया। इट्स एन इनक्रेडिबल मोमेंट इन हिस्ट्री, है ना? लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया जीतने निकली सेना इंडिया में आगे ही नहीं बढ़ी? ब्यास नदी के आगे उन्होंने कदम क्यों नहीं रखा? क्या वो डर गए थे? द रीजन वॉज म्यूटिनी, यानी उनकी अपनी ही सेना ने बगावत कर दी। अलेक्जेंडर के सोल्जर्स सालों से लड़ रहे थे, वो बुरी तरह थक चुके थे और उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। पर सबसे बड़ा रीजन था डर। उन्होंने मगधा की नंदा एम्पायर की विशाल सेना के किस्से सुन रखे थे। ब्यास नदी के आगे जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। तो इन हमलों का व्हाई दिस मैटर्स क्या है? देखो, इनसे इंडिया का कांटेक्ट यूरोप से बढ़ा, आर्ट इन्फ्लुएंस हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे नॉर्थ वेस्ट के छोटे छोटे राज्यों को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उनको जीतना आसान हो गया। मतलब इसने मौर्य एम्पायर के लिए जमीन तैयार कर दी। और यहां मैं आपको एक फाइनल थॉट के साथ छोड़ता हूं। जरा सोचना, व्हाट इफ अलेक्जेंडर की आर्मी ने ब्यास रिवर क्रॉस कर ली होती, तो क्या इंडिया की हिस्ट्री कुछ अलग होती? हिस्ट्री ऐसे ही व्हाट इफ से भरी है। इसी के साथ हमारा महाजनापदा पीरियड का एक्सप्लेनर कंप्लीट होता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे जबरदस्त टॉपिक पर बात करेंगे जहां से आप कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम उठा लो, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं बुद्धिज्म और जैनिज्म की। तो चलो आओ इस टॉपिक को एकदम मक्खन क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले ये सोचो, आखिर 6th सेंचुरी BC में ऐसा क्या हो रहा था इंडिया में कि अचानक से एक दो नहीं, पूरे 62 नए रिलीजियस सेक्ट्स आ गए। मतलब इट्स क्रेजी, राइट? एक पूरी धार्मिक क्रांति और रेवोल्यूशन। आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। देखो, आज हम क्या क्या कवर करेंगे।
पहले समझेंगे कि ये क्रांति क्यों हुई, फिर गौतम बुद्धा और वर्धमान महावीर की लाइफ और उनकी टीचिंग्स को आराम से देखेंगे। और हाँ, लास्ट में कुछ बोनस पॉइंट्स और एक क्विक रिवीजन तो बनता है। बस एंड तक बने रहना। ओके, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, धार्मिक क्रांति का दौर। मतलब उस टाइम की सोसाइटी में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी यार कि इतने बड़े बड़े बदलाव की जरूरत पड़ गई। देखो, प्रॉब्लम ये थी कि जो वैदिक धर्म था ना, वो आम आदमी के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और महंगा हो गया था। बड़े बड़े यज्ञ, हजारों पशुओं की बलि, एक आम किसान ये सब कैसे अफोर्ड करता है ना। ऊपर से कास्ट सिस्टम एकदम रिजिड हो चुका था। और सबसे बड़ा रीजन, वैश्य क्लास, मतलब जो ट्रेडर्स थे, उनके पास पैसा तो बहुत आ गया था, पर सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं थी। उन्हें एक ऐसा धर्म चाहिए था जो जन पर नहीं, कर्म पर फोकस करे। मतलब एक बेचैनी का माहौल था पूरे देश में। और दोस्तों, इसी बेचैनी का सल्यूशन बनकर सामने आए ये 62 नए रिलीजियस सेक्ट्स। इन सब ने वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया, जाति पाति का विरोध किया और आम लोगों की भाषा पाली और प्राकृत में अपनी बात कही। और इन सब में से 2 चैंपियंस निकले, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं अपने पहले चैंपियन से, गौतम बुद्धा। देखते हैं कि कैसे एक प्रिंस सिद्धार्था द एनलाइटेंड वन यानी कि बुद्धा बन गए। उनकी लाइफ स्टोरी से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो एकदम ध्यान से सुनना। ये टाइमलाइन देखो, बुद्धा की पूरी लाइफ स्टोरी है। 29 साल की उम्र में उन्होंने 4 ऐसी चीजें देखी जिससे उनका दिल बदल गया और उन्होंने घर छोड़ दिया। इस इवेंट को कहते हैं महाभिनिष्क्रमणा। फिर 35 की एज में बोध गया में उन्हें ज्ञान मिला, जिसे कहते हैं निर्वाणा। उनका पहला उपदेश सारनाथ में हुआ, जिसका नाम है धर्मचक्र प्रवर्तना। और 483 बीसी में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाणा हुआ। भाई, ये सारे टर्म्स सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो। और अब ये स्लाइड, दोस्तों इसका तो सीधा स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैच द फॉलोइंग का फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। जन्म का सिंबल लोटस और बुल, घर छोड़ने का सिंबल हॉर्स, ज्ञान प्राप्ति का बोधि ट्री सिंपल, पहले उपदेश का व्हील या चक्र और डेथ का स्तूपा। बस इसको रट्टा मार लो। ओके, तो लाइफ स्टोरी तो हो गई। अब सीधा आते हैं बुद्धिज्म के कोर टीचिंग्स पर। सेक्शन 3, बिल्कुल एग्जाम रेडी फैक्ट्स। यहां से सीधे सीधे एमसीक्यूज बनेंगे। लेट्स गो। बुद्धा की पूरी फिलॉसफी इन 4 आर्य सत्य पर बेस्ड है। बहुत सिंपल है, आराम से समझो। पहला, दुनिया में दुख ही दुख है। दूसरा, हर दुख का एक कारण है और वो है इच्छा यानी डिजायर। तीसरा, अगर डिजायर को ही खत्म कर दो तो दुख भी खत्म हो जाएगा। सिंपल। तो अब सवाल उठता है कि डिजायर को खत्म कैसे करें। उसके लिए उन्होंने दिया चौथा सत्य, अष्टांगे का मार्ग यानी द 8-fold पाथ। दोस्तों, अगर इस पूरे टॉपिक में से एक चीज याद करनी है ना, तो वो ये टेबल है। मैं तो कहती हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दीवार पे चिपका लो, बट इसको मत भूलना। फर्स्ट काउंसिल हुई राजागृह में, किंग थे अजातशत्रु। सेकेंड वैशाली में, किंग कालाशोका। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, पाटलिपुत्रा में, द ग्रेट अशोका। और फोर्थ, कश्मीर में, कनिष्का के टाइम। और यही फोर्थ काउंसिल सबसे क्रूशल है, क्योंकि यहाँ बुद्धिज्म 2 हिस्सों में बट गया, हीनायाना और महायाना। तो ये हीनायाना और महायाना में आखिर फर्क क्या था, समझो। जो हीनयाना वाले थे वो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स को मानते थे। उनके लिए बुद्धा एक महान टीचर थे, भगवान नहीं। इसलिए वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे और उनकी लैंग्वेज थी आम लोगों की भाषा, पाली। दूसरी तरफ महायाना वालों ने बुद्धा को भगवान का दर्जा दे दिया, मूर्ति पूजा शुरू कर दी और उनकी लैंग्वेज थी हाई क्लास यानी संस्कृत। ये डिफरेंस एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। चलो अब हम चलते हैं दूसरे महान धर्म जैनिज्म की तरफ। इसमें 24 तीर्थंकारज हुए, लेकिन हमारा एग्जाम फोकस रहेगा 24th और आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर पर, जिनको इसका डी फैक्टो फाउंडर माना जाता है। महावीर की लाइफ स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 540 बीसी में कुंदाग्रामा, वैशाली के पास उनका जन्म हुआ। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद 42 की एज में उन्हें कैवल्य यानी सुप्रीम नॉलेज मिला। एक चीज याद रखना, जिसे बुद्धिज्म में निर्वाणा कहते हैं उसे जैनिज्म में कैवल्य कहते हैं। और फिर 468 बीसी में पावापुरी में उनकी डेथ हो गई। ओके, अब देखते हैं जैनिज्म के कोर बिलीफ्स क्या थे। और टेंशन बिल्कुल मत लो, इसको हम कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक से याद करेंगे कि एग्जाम में कभी भूलोगे ही नहीं, प्रॉमिस। जैनिज्म के ये 5 व्रत हैं। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सत्य यानी सच बोलना, अस्तेय
यानी चोरी ना करना, और अपरिग्रह यानी प्रॉपर्टी जमा ना करना। लेकिन रुको, यहाँ पर एक ट्रिक क्वेश्चन है। पहले जो 4 व्रत थे वो 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। 5वां व्रत ब्रह्मचार्य यानी सेलिबेसी ये महावीर ने ऐड किया था। इसको स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में यही फंसाते हैं। जैसे बुद्धिज्म में त्रिरत्न है, वैसे ही जैनिज्म में भी है। और इसको याद करने की एक मस्त ट्रिक है, KFC। हाँ, वही KFC। बस याद रखो, K फॉर राइट नॉलेज, F फॉर राइट फेथ और C फॉर राइट कंडक्ट। सिंपल है ना? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। हो गया याद? जैनिज्म में भी 2 इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हुई। पहली पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्रा की चेयरमैनशिप में। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कहानी हुई। मगध में 12 साल लंबा अकाल पड़ा, तो कुछ मॉन्ग्स भद्रबाहु के साथ साउथ इंडिया चले गए और कुछ स्थूलभद्रा के साथ मगध में ही रुक गए। जब वो लोग वापस आए तो उनके बीच डिफरेंसेस आ चुके थे और जैनिज्म 2 सेक्ट्स में बट गया, श्वेतांबरा और दिगंबरा। तो ये 2 सेक्ट्स क्या थे? बिल्कुल सिंपल है। जो स्थूलाभद्र के साथ मगध में रुक गए थे वो श्वेतांबर कहलाए, यानी व्हाइट क्लैड, क्योंकि वो सफेद कपड़े पहनते थे। और जो भाद्रबाहु के साथ साउथ चले गए थे वो दिगंबर कहलाए, यानी स्काई क्लैड। वो मानते थे कि मंग्स को कपड़ों का त्याग कर देना चाहिए। एकदम क्लियर, राइट? चलो, अब हम फाइनल सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम एक बोनस टॉपिक देखेंगे जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और फिर पूरे टॉपिक का एक सुपर क्विक रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में फिट हो जाए। रेडी? ये बोनस टॉपिक है आजीविका सेक्ट। इसके फाउंडर थे मखाली गोसाला। इनकी फिलॉसफी थी नियति, यानी सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है। डेस्टिनी इज एवरीथिंग। इनके हिसाब से इंसान की मेहनत बेकार है, जो होना है वो होकर रहेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मौर्यन एम्परर बिंदुसारा यानी अशोका के पिता इस सेक्ट को मानते थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट है। तो चलो आखिर में इन दोनों का एक साइड बाय साइड कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो, बुद्धिज्म गॉड में बिलीव नहीं करता था, जबकि जैनिज्म करता था, पर तीर्थंकर्स को गॉड से भी ऊपर रखता था। बुद्धिज्म आत्मा या सोल को नहीं मानता था, जबकि जैनिज्म के हिसाब से तो हर चीज, यहाँ तक कि पत्थर में भी आत्मा है। इसीलिए उनका अहिंसा पर एक्सट्रीम फोकस था। और लास्ट, बुद्धिज्म पूरे एशिया में फैल गया, जबकि जैनिज्म मेनली इंडिया तक ही सीमित रहा। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस धार्मिक क्रांति की जिसने न सिर्फ उस समय के समाज को बल्कि आने वाली सदियों को भी एक नई दिशा दी। इन दोनों अनोखे धर्मों ने अहिंसा और करुणा का जो पाठ पढ़ाया, उसने सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया को बदल दिया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, चलो आज फटाफट रिवाइज करते हैं इंडियन हिस्ट्री का एकदम पावर हाउस चैप्टर, द मौर्यन एम्पायर। हाँ, बिल्कुल सही सुना, इंडिया का पहला असली तगड़ा सुपर पावर। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई ये टॉपिक तो गोल्ड है, मतलब गारंटीड क्वेश्चंस। तो चलो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इन। अच्छा, एक सवाल सोचो, हजारों साल से अपना सबकॉन्टिनेंट, मतलब छोटे छोटे किंगडम्स, सब आपस में ही लड़ते रहते थे। तो पूरे इंडिया को, पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाने का, वो अखंड भारत का सपना सबसे पहले पूरा किसने किया? कौन थे वो लोग? बिल्कुल सही, द मौर्यंस। तो ये है आज का अपना रोड मैप। सबसे पहले देखेंगे कि इस एम्पायर की फाउंडेशन कैसे रखी गई। फिर मिलेंगे इस शो के सुपरस्टार अशोका द ग्रेट से। उसके बाद समझेंगे कि भाई इतना बड़ा एम्पायर चलता कैसे था, उसकी मशीन क्या थी। और आखिर में देखेंगे उनकी लेगेसी और उनका दी एंड। रेडी हो? चलो फिर। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। सेक्शन 1, इंडिया का पहला एम्पायर। यहाँ हम बात करेंगे उस लेजेंडरी ओरिजिन स्टोरी की, जहाँ एक ब्रिलियंट गुरु और एक डेयरिंग चेले की जोड़ी ने मिलकर लिटरली इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो देखो, सीन कुछ ऐसा था। मगधा का राजा था धनानंद। पावरफुल तो बहुत था, पर घमंडी भी उतना ही था, और उसकी प्रजा उससे बिल्कुल खुश नहीं थी। और फिर एंट्री होती है अपने हीरोज की, चाणक्य द मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, और उनका स्टूडेंट एक यंग और एम्बिशियस लड़का चंद्रगुप्त। उनके पास पैसा नहीं था, पर एक विजन था, एक यूनाइटेड इंडिया का। देखो, चंद्रगुप्त का राइज टू पावर बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से हुआ। 322 बीसी में नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंका। फिर 305 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट के टॉप जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया। और फिर अपनी लाइफ के एंड में 298 बीसी के आसपास सब कुछ त्याग कर जैनिज्म अपना लिया। मतलब क्या कमाल की जर्नी थी। अब इस ट्रीटी को दिमाग में फिट कर लो, इससे डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। याद रखना, सेल्यूकस हारने के बाद आज का जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाला एरिया है ना, वो चंद्रगुप्त को दे देता है, और बदले में चंद्रगुप्त उसे 500 हाथी यानी एलिफेंट्स गिफ्ट करते हैं।
और हाँ, इसी ट्रीटी के बाद सेल्यूकस अपने एम्बेसडर मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो अब आते हैं मौर्यन एम्पायर के सबसे बड़े नाम पर। सेक्शन 2, अशोका द गेम चेंजर। ये कहानी है एक ऐसे शहंशाह की जिसे एक ही जंग ने, एक ही वॉर ने हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो वॉर था द इंफेमस कलिंगा वॉर, 261 BC। ये अशोका के राजा बनने के 8वें साल में लड़ा गया था। कलिंगा यानी आज का उड़ीसा उस टाइम सी ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उस पर कंट्रोल करना अशोका के लिए जरूरी हो गया था। जंग टू अशोका जीत गया, पर जीत की कीमत बहुत भारी थी। इस एक वॉर में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। जरा सोचो, उस जमाने में 1 लाख लोगों की लाशें, क्या मंजर रहा होगा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1 लाख लोगों की मौत के अलावा 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से, उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। मतलब इतनी बड़ी जीत के पीछे इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन छुपा था। बस यही वो मोमेंट था जिसने चंदाशोका को धर्माशोका बना दिया। उन्होंने अपने एरिक नंबर 13 में खुद लिखवाया है कि इस खून खराबे को देखकर उन्हें कितना पछतावा हुआ। और उसी दिन, उसी पल उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। और इसके बाद अशोका की पूरी पॉलिसी, पूरी फॉरेन पॉलिसी 180 डिग्री घूम गई। जो भेरी घोषा था, यानी युद्ध के नगाड़े, अब शांत हो गए। उसकी जगह धम्म घोषा यानी आचरण और शांति की आवाज गूंजने लगी। मतलब फिजिकल कॉन्क्वेस्ट से सीधा मॉरल कॉन्क्वेस्ट पर शिफ्ट। तो अब सवाल उठता है कि ये धम्मा आखिर था क्या। ध्यान से समझो, एग्जाम में ये गलती मत करना। धम्मा कोई नया रिलीजन नहीं था, ये बस एक सिंपल मॉरल कोड था। बड़ों की इज्जत करो, जीवों पर हिंसा मत करो और सभी धर्मों के लिए टॉलरेंस रखो। सिंपल है ना, पर कितना पावरफुल। चलो अगले सेक्शन पे। अब सोचो, इतना बड़ा एम्पायर, अफगानिस्तान से लेकर नीचे कर्नाटका तक, ये कोई छोटी मोटी जागीर नहीं थी। इसे चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। तो ये मौर्यन मशीन काम कैसे करती थी? चलो इसके कुछ एग्जाम रेडी फैक्ट्स देखते हैं। देखो, इतने बड़े एम्पायर को 5 चक्रास या प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। दोस्तों, ये केबल तो सीधा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। उत्तरापथा की कैपिटल टैक्सला, दक्षिणापथा की सुवर्णगिरी, प्राच्यपथा की तोसाली, ये सब रट्टा मार लो। अब आते हैं ऑफिशियल्स पर। इनके नाम और काम डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे समाहर्ता, ये टैक्स समाहर्ता था, यानी टैक्स कलेक्ट करता था। सन्निधाता था ट्रेजरर। सिताध्यक्षा था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेड। और सबसे कूल नाम गूढ़ा पुरुषस, ये थे उनके स्पाइस, मतलब सीक्रेट सर्विस, द एंशिएंट रॉ एजेंट्स। याद है मेगास्थनीज? उसने अपनी बुक इंडिका में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी। उसने इंडियन सोसाइटी को वर्ना सिस्टम की तरह नहीं, बल्कि 7 इकोनॉमिक क्लासेस में डिवाइड किया। और जैसा आप देख सकते हो, इनमें सबसे बड़ी क्लास थी फार्मर्स की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 4, लेगेसी और द एंड। देखो, हर ग्रेट एम्पायर का एक अंत तो होता ही है। तो चलिए देखते हैं कि मौर्यंस हमारे लिए क्या छोड़ गए और उनका डाउनफॉल आखिर हुआ कैसे। अगर हम आर्ट की बात करें तो मौर्यंस का कंट्रीब्यूशन कमाल का था। उन्होंने ही इंडिया में बड़े स्केल पर लकड़ी से पत्थर पर शिफ्ट किया। सारनाथ का लायन कैपिटल, जो आज हमारा नेशनल एम्ब्लम है, उन्हीं की देन है। इसके अलावा सांची स्तूपा और बराबर केव्स, जो इंडिया की सबसे पुरानी रॉक कट केव्स हैं, उस दौर के मास्टरपीसेस हैं। अच्छा, आपको अशोका के एडिक्स में एक नाम बार बार मिलेगा, देवानंपिया पियादसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देवताओं का प्रिय जो सबको प्यार से देखता है। ये अशोका का ऑफिशियल टाइटल था। सोचो कितना पावरफुल टाइटल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चला कि देवानाम पिया पियादसी ही अशोका है? इसका जवाब एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसा है, और क्लू मिला इन 2 एडिक्ट्स में, मास्की और गुर्जारा। दोस्तों, ये वो गोल्डन क्लू है जहां पहली बार अशोका नाम डायरेक्ट लिखा हुआ मिला। इस पॉइंट को 5 स्टार मार्क कर लो, बहुत जरूरी है। तो फिर इतना ग्रेट एम्पायर, इतना बड़ा, एंड कैसे हो गया? देखो, रीजंस वही थे जो हिस्ट्री में बार बार रिपीट होते हैं। अशोका के बाद के राजा उतने स्ट्रांग नहीं थे। इतनी बड़ी आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का खर्चा उठाना इकोनॉमी के लिए भारी पड़ रहा था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अशोका की पीस पॉलिसी से आर्मी थोड़ी कमजोर हो गई थी, और जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था, वो था आखिरी राजा का असैसिनेशन। और ये हुआ 185 BC में। आखिरी मौर्यन राजा बृहद्रथा को उसके ही कमांडर इन चीफ
पुष्यमित्र शुंगा ने एक मिलिट्री परेड के दौरान सबके सामने मार डाला और इसी के साथ इंडिया के पहले ग्रेट एम्पायर का अंत हो गया, द एंड ऑफ एन एरा। तो दोस्तों, ये था मौर्यन एम्पायर का एक क्विक एग्जाम फोकस रिवीजन। पर जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, जरा सोचना, अगर कलिंगा वॉर कभी हुआ ही ना होता तो क्या अशोका कभी अशोका द ग्रेट बन पाते? इस पर जरूर सोचना। हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एक्सप्लेनर। आज हम हिस्ट्री का एक ऐसा पन्ना पलटने वाले हैं जहां इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर मौर्यन एम्पायर धूल में मिल जाता है और उसके गिरते ही पूरा पावर का गेम नॉर्थ से साउथ शिफ्ट हो जाता है। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। सोचो जरा, एक इतना बड़ा एम्पायर अचानक से गायब, तो एक मासिव पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इंडिया का नया बिग बॉस कौन बनेगा? गद्दी किसको मिलेगी? क्या पावर नॉर्थ में ही रहेगी या फिर साउथ से कोई नया हीरो निकलेगा? चलो आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ये रहा अपना आज का सफर। फटाफट देखते हैं। पहले समझेंगे कि मौर्यन पावर वैक्यूम में हुआ क्या, फिर नॉर्थ के ब्राह्मण रूलर्स से मिलेंगे, उसके बाद डेक्कन के असली बाजीगर सातवाहनास की एंट्री होगी, कलिंगा की कमबैक स्टोरी भी है, और फाइनली उस टाइम की लाइफ, ट्रेड और कल्चर पे भी एक नजर डालेंगे। तो बेसिकली पावर शिफ्ट की पूरी कहानी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो कहानी शुरू होती है अराउंड 1850 BC। मौर्यन एम्पायर का आखिरी राजा था बृहद्रथ और उसको उसी के सेनापति ने दिन दहाड़े मार दिया। बस, इट्स ओवर। जो पॉलिटिकल यूनिटी चंद्रगुप्त और अशोका ने बनाई थी वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मगधा, जो इंडिया का पावर सेंटर था, अब कमजोर पड़ गया था। मतलब अ फ्री फॉर ऑल सिचुएशन, जिसके हाथ में जो आया वो उसका। चलो एक क्विक टाइमलाइन पे नजर डालते हैं ताकि दिमाग में एक मैप बन जाए। 1855 BC शुंगास की एंट्री, फिर 73 BC में आते हैं कन्वास। इसके आसपास ही डेक्कन में एंट्री मारते हैं पावर हाउस सातवाहनास अराउंड 60 BC, और ईस्ट में कलिंगा में आती है छेदी डायनेस्टी, और ये पूरा सिलसिला चलता है लगभग 225 AD तक। बस इस सीक्वेंस को याद रखना, पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले चलो नॉर्थ चलते हैं, देखते हैं मौर्यास के जाने के बाद वहां क्या सीन बना। तो गड्डी संभाली दो ब्राह्मण डायनेस्टीज ने। पहले आते हैं शुंगास और उनके बाद थोड़े से टाइम के लिए आते हैं कन्वॉज। लेट्स डाइव इनटू देयर स्टोरी। शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर था पुष्यमित्र शुंगा, और इसकी स्टोरी यार बिल्कुल फिल्म जैसी है। देखो, पहले तो ये मौर्यन आर्मी का कमांडर इन चीफ था, फिर मौका देकर उसने अपने ही राजा बृहद्रथा को एक मिलिट्री परेड के बीच में ही मार दिया, फुल ऑन कू। पावर में आकर इसने दो इंपॉर्टेंट काम किए, एक ग्रीक्स के अटैक्स को रोका और दो अश्वमेध यज्ञ करवा के ब्राह्मणकल ट्रेडिशंस को फिर से जिंदा किया। ओके, सब लोग पेन पेपर हाइलाइटर रेडी। इस स्लाइड पे 5 स्टार लगा लो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, पुष्यमित्र शुंगा के यज्ञ का पुरोहित कौन था? आंसर है पतंजलि। जी हां, वही पतंजलि जिन्होंने लिखी महाभाष्य, अ मास्टरपीस ऑफ संस्कृत ग्रामर। ये कनेक्शन भूलना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, बिल्कुल नहीं भूलना है। अब यहां पे एक ट्विस्ट है दोस्तों। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से पुष्यमित्रा बुद्धिस्ट से नफरत करता था, लेकिन आर्कियोलॉजी कुछ और ही कहती है। उसी के टाइम पे सांची और भरहुत जैसे फेमस बुद्धिस्ट स्तूपास के खूबसूरत स्टोन रेलिंग्स और गेटवेज बनाए गए। सो एग्जाम में यही कंफ्यूजन वाला पॉइंट आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा कोर्ट में संस्कृत की वापसी हुई और मनुस्मृति का काम शुरू हुआ, और हाँ, उसका बेटा अग्निमित्रा तो कालिदासा के एक फेमस प्ले का हीरो भी है। शुंगास के बाद आते हैं कानवास। इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इनका रूल काफी छोटा और वेल अनइम्पॉर्टेंट था। बस एक चीज याद रखनी है, इनके आखिरी राजा सुशर्मन को डेक्कन के सातवाहनास ने हराया, और यही है वो टर्निंग पॉइंट। यहां से इंडिया की पावर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्थ से डेक्कन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो नॉर्थ की कहानी खत्म। अब कैमरा घुमाते हैं डेक्कन की तरफ, और अब एंट्री होती है इस एरा के असली सुपरस्टार्स की, द माइटी सातवाहनास। ये लोग आगे लगभग 300 साल तक रूल करेंगे और नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करेंगे। ओके, ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनो, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। सातवाहनास एक यूनिक चीज फॉलो करते थे, मेट्रोनॉमिक्स, मतलब राजा अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम लगाते थे। फॉर एग्जाम्पल गौतमीपुत्रा यानी गौतमी का बेटा। पर इससे कंफ्यूज मत होना, नाम में मातृ है बट रूल में पितृ ही था। राजगद्दी हमेशा बेटे को ही मिलती थी, सिंपल। और ये हैं इस डायनेस्टी के सबसे बड़े हीरो, गौतमीपुत्र सताकर्णी। उसकी मां ने नाशिक में एक इंस्क्रिप्शन लगवाया जिसमें उसके लिए लिखा है, डिस्ट्रॉयर ऑफ शकाज, पालवाज एंड यवनाज।
जस्ट फील द पावर इन दोज वर्ड्स, मतलब बिल्कुल टर्मिनेटर वाला वाइब आ रहा है ना। ही वॉज द रियल डील। गाइज, अगर इस पूरे एक्सप्लेनर से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, इसको रेड मार्कर से, हाइलाइटर से, जैसे भी हो मार्क कर लो। Satavahanas were the first, I repeat, the first rulers in India to start giving tax-free land grants to Brahmins and monks. इसका असर आगे चलकर पूरी इंडियन हिस्ट्री पे पड़ा, क्योंकि इसी से फ्यूडलिज्म की शुरुआत हुई। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो कॉइन्स की बात करें, एग्जाम का एक और फेवरेट टॉपिक। 3 पॉइंट्स फटाफट। पॉइंट नंबर 1, लीड। सातवाहना सबसे ज्यादा लीड के सिक्के चलाने के लिए फेमस है। पॉइंट नंबर 2, पोटिन, ये एक एलॉय होता है। और पॉइंट नंबर 3, सबसे कूल, उनके कॉइन्स पे जहाज बने होते थे। शिप ऑन अ कॉइन, इसका क्या मतलब? सिंपल, समुद्र में बिजनेस चल रहा है बॉस। मैरिटाइम ट्रेड वाज बूमिंग। चलो एक फाइनल फेस ऑफ हो जाए फॉर अ क्विक रिविजन। शुंगा वर्सेस सातवाहनास, रीजन नॉर्थ वर्सेस डेक्कन, लैंग्वेज संस्कृत वर्सेस प्राकृत, की लेगेसी ब्राह्मणिज्म रिवाइवल वर्सेस फर्स्ट लैंड ग्रांट्स, कॉइन्स शुंगास का कुछ खास नहीं, सातवाहनास के लेड एंड पॉट कॉइन्स। सी, अब सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। हमारी स्टोरी में अब एक तीसरा एंगल आता है। नॉर्थ हो गया, डेक्कन हो गया, अब चलते हैं थोड़ा ईस्ट, कलिंगा की तरफ, यानी आज का ओडिशा। अशोका के हमले के बाद कलिंगा ने आज़ादी हासिल कर ली थी और वहां एक नया हीरो उभरा जिसका नाम था खारावेला। दिस इज अ रियल कमबैक स्टोरी। और अजीब बात यह है कि इस पूरे किंग के बारे में हमें जो भी पता है वो सिर्फ एक सोर्स से पता है। एक पत्थर जिसका नाम है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, उस पे उसके 13 साल के रूल का पूरा बायोडेटा लिखा है, साल दर साल। उसने सातवाहनास को हराया, ग्रीक्स को मथुरा से खदेड़ा, वो एक पक्का जैन था और उसने जैन मॉन्क्स के लिए उदयगिरी और खंडगिरी में ब्यूटीफुल केव्स बनवाए। 1 मैन 1 इंस्क्रिप्शन 1 एपिक स्टोरी। ओके, बहुत हो गई राजा महाराजा की बातें। अब थोड़ा देखते हैं कि आम जनता क्या कर रही थी, उनकी लाइफ कैसी थी, इकोनॉमी का क्या सीन था। लेट्स चेक आउट द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। उस टाइम के जो बिजनेसमैन और क्राफ्ट्समैन थे उनके अपने ग्रुप्स होते थे जिनको कहते थे श्रेणीज। बेसिकली समझो ये उस टाइम के ट्रेड एसोसिएशंस थे। पर ये सिर्फ एसोसिएशंस नहीं थे, ये क्वालिटी कंट्रोल करते थे, प्राइस फिक्स करते थे और यहाँ तक कि बैंक का काम भी करते थे। लोग इनके पास अपना पैसा डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमा सकते थे। मतलब दीज गाइज वर सीरियसली पावरफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। और फिर हुई एक गेम चेंजिंग डिस्कवरी, मॉनसून विंड्स का राज। जैसे ही ये सीक्रेट पता चला, इंडिया और रोम के बीच का ट्रेड भाई रॉकेट बन गया। हम यहां से मसाले, मोती, फाइन कपड़े एक्सपोर्ट करते थे और बदले में रोम से क्या आता था? गोल्ड। इतना गोल्ड आया कि रोमन राइटर्स रोने लगे कि इंडिया उनका सारा सोना लूट के ले जा रहा है। दिस ट्रेड मेड साउथ इंडिया इनक्रेडिबली रिच। इस दौर में रिलीजन में भी एक बड़ा शिफ्ट आ रहा था। अब कॉम्प्लेक्स वैदिक याज्ञ और रिचुअल्स से फोकस हटकर सीधे साधे डिवोशन यानी भक्ति पे आ गया। द आइडिया वॉज टू कनेक्ट विद गॉड थ्रू लव एंड डिवोशन, नॉट कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स। विष्णु और शिवा की पूजा पॉपुलर होने लगी। बेसिकली मॉडर्न हिंदुइज्म की नींव यहीं रखी जा रही थी। तो दोस्तों, आज का एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है, पर आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने देखा कि सातवाहनास ने जमीन दान देने की प्रैक्टिस शुरू की। जरा सोचिए, क्या ये छोटा सा कदम आगे चलकर इंडिया में फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद की नींव बना? क्या इसी से आगे जाकर जमींदार इतने पावरफुल हो गए? इस पर सोचना जरूर। इसका आंसर आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम टाइम ट्रैवल करके जाएंगे हजारों साल पीछे, सीधा साउथ इंडिया के गोल्डन एज में। एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम सुनते ही ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्स्ट्रा मार्क्स चमकने लगते हैं। हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं संगम पीरियड की। ये सिर्फ हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है यार, ये एक पूरा ट्रेजर ट्रोव है। तो चलो इस खजाने को मिल के डिकोड करते हैं। तो देखो, सबके दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि भाई आखिर एंशिएंट साउथ इंडिया से इतने सारे क्वेश्चंस आते क्यों हैं और ये संगम का असली मतलब क्या है ना? चलो इसका जवाब ढूंढते हैं। इसका सीधा सा आंसर ना इस पीरियड की जबरदस्त रिच हिस्ट्री, इसका लिटरेचर और कल्चर में छुपा हुआ है। लेट्स डाइव अ लिटिल डीपर। ऑलराइट, तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। सेक्शन 1 से शुरू करके हम एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे। एंड तक आपके दिमाग में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, गारंटीड। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। भाई, संगम का मतलब क्या है? सिंपल है, असेंबली या महफिल। मतलब तमिल कवियों की एक सुपर ग्रैंड मीटिंग। सोचो, पांड्या राजाओं के अंडर उस टाइम के बेस्ट पोएट्स और स्कॉलर्स एक साथ आ रहे हैं और इन्हीं गैदरिंग्स में उस एरा का सारा लिटरेचर लिखा और कंपाइल हुआ।
बेसिकली यही लिटरेचर हमारे लिए एक टाइम मशीन जैसा है जो हमें सीधा उस जमाने में ले जाता है। ओके, अब ये टेबल, इस पे तो डबल स्टार मार्क कर लो। एग्जाम्स के लिए ये एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। देखो, टोटल 3 संगम हुए। पहले संगम का सैडली कोई लिटरेचर नहीं बचा। सेकंड संगम से हमें मिला तोलकाप्यम, जो कि सबसे पुरानी तमिल ग्रामर बुक है। और थर्ड संगम से मिला है हमें वो सारा लिटरेचर जिसे हम आज पढ़ते हैं और जिससे हमें उस टाइम की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसको बिल्कुल मत भूलना। चलो अब मिलते हैं इस पूरी कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स से। इन्हें कहते थे मूवेंदर, जिसका मतलब है द 3 क्राउन्ड किंग्स। कौन थे ये? ये थे चेराज, चोलाज और पांड्याज। बेसिकली ये तीनों आपस में हमेशा पावर के लिए compete करते रहते थे। इनके एम्ब्लेम्स यानी इनके निशान और इनकी कैपिटल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आते हैं द चेराज। इनका राज था प्रेजेंट डे केरला वाले एरिया में, समझो समुंदर के बिल्कुल पास। और इनकी असली पावर, इनकी ताकत आती थी इनके पोर्ट से और फॉरेन ट्रेड से। मतलब समुंदर पे इनका कंट्रोल इतना तगड़ा था कि इनकी इकोनॉमी हमेशा बूम करती थी। अब ये 3 पॉइंट्स नोट कर लो। कैपिटल थी वांजी, जिसे करूर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे मुजीरिस और तोंडी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनका रॉयल एम्ब्लेम था धनुष और बाण, यानी बो एंड एरो। ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस का फेवरेट है, इसको बिल्कुल मत भूलना। ओके, एक हाई यील्ड फैक्ट। चेरास के सबसे ग्रेट किंग थे सेंगुत्तुवन, जिनको रेड चेरा भी कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, इन्होंने पट्टिनी कल्ट शुरू किया, मतलब कन्नागी की पूजा, जो एक आइडियल वाइफ मानी जाती थी। और ये कन्नागी वही हीरोइन है जिनकी स्टोरी हम आगे सिलप्पदिकरण में पढ़ेंगे। ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आता है, पक्का याद रखना। चलो, चेरस के बाद अब आते हैं अगले कंटेंडर पर, द चोलाज। ये लोग कावेरी रिवर डेल्टा के पावर हाउस थे। सोचो, इतनी फर्टाइल जमीन, मतलब एग्रीकल्चर से इनकी इकोनॉमी सुपर स्ट्रांग थे और इसी वजह से ये बहुत पावरफुल हो गए। तो चोलास के वाइटल स्टैट्स क्या हैं? इनका एम्ब्लेम था टाइगर यानी बाघ। कैपिटल थी उरैयूर, जो कॉटन की ट्रेड के लिए वर्ल्ड फेमस थी। बाद में इनकी कैपिटल पोहार भी बनी। देखो, सब कुछ कनेक्टेड है। उरैयूर कॉटन के लिए फेमस था, इसलिए वो कैपिटल थी। सिंपल। और चोलास के सबसे लेजेंडरी रूलर थे करिकाला। इन्होंने बैटल ऑफ वेन्नी जीती, बट उससे भी बड़ा काम किया। इन्होंने बनवाया कल्लनाई डैम। और गेस व्हाट, ये डैम आज भी फंक्शन कर रहा है। ये दुनिया के सबसे पुराने फंक्शनल डैम्स में से एक है। व्हाट एन अचीवमेंट! ये तो एकदम मस्ट नो फैक्ट है, स्टार मार्क कर लो इसे। और अब आते हैं आखिरी महाराथी पर, द पांड्याज। ये मदुराई से रूल करते थे। और हाँ, संगम्स के ओरिजिनल पेट्रन्स यही लोग थे। इनकी फेम का अंदाजा इस बात से लगा लो कि इनका जिक्र ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज ने भी किया है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे फेमस थे ये। तो पांड्याज का रिपोर्ट कार्ड, कैपिटल मदुराई, जो संगम असेंबलीज का सेंटर पॉइंट था। रॉयल एम्ब्लम कार्प यानी मछली। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था कोरकाई, जो मोतियों के लिए यानी पर्ल्स के लिए वर्ल्ड फेमस था। इसी पर्ल ट्रेड ने इन्हें सुपर रिच बनाया और इसी पैसे से ये इतने बड़े बड़े संगम्स को पेट्रोनाइज यानी सपोर्ट कर पाते थे। तो तीनों मूवेंदर से हम मिल लिए। पर अब सवाल ये है कि इतना बड़ा किंगडम चलता कैसे था? राजा तो सबसे ऊपर था, जिसे को या मन्नन कहते थे, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पास एक पूरी ए टीम थी। तो ये थी किंग की ए टीम। अमाइचर मतलब मिनिस्टर्स, पुरोहित यानी प्रीस्ट्स, सेनापतियार मतलब आर्मी कमांडर्स। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था ओरार का सिस्टम, यानी स्पाइज, जासूस। ये लोग स्पाइज का बहुत स्मार्ट यूज करते थे अपने किंगडम पर कंट्रोल रखने के लिए। देखो, ये पॉइंट आप अपने मेंस के आंसर में मेंशन कर सकते हो टू शो कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना ऑर्गेनाइज्ड था। ओके, तो राजा और उनका प्रशासन तो समझ आ गया। अब चलो देखते हैं कि कॉमन लोगों की लाइफ कैसी थी, उनका समाज, जमीन और ट्रेड कैसा था। और ये टेबल, दिस इज ब्रिलियंट। ये दिखाता है कि उनकी सोसाइटी ज्योग्राफी से कितनी डीपली कनेक्टेड थी। देखो, उन्होंने जमीन को 5 जोन्स में डिवाइड किया था, जिससे तिनाई कहते हैं। और हर तिनाई का मतलब हर जोन का अपना अलग ऑक्यूपेशन और अपने अलग देवता थे। जैसे कुरुंजी यानी पहाड़ी इलाका, वहाँ के लोग हंटिंग करते थे और मुर्गन की पूजा करते थे। ये टेबल सुपर हाई यील्ड है, रट्टा मार लो इसका। तो इनकी इकोनॉमी का इंजन क्या था? वेल, इट वॉज द ट्रेड विद द रोमन एम्पायर। हम यहाँ से क्या भेजते थे? पेपर, पर्ल्स, सिल्क। और बदले में क्या मंगाते थे? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, वाइन, ग्लास। सोचो,
पेपर को यवाना प्रिया कहा जाता था, मतलब द वन डियर टू द रोमन्स। इसे समझो कि ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट था, सोना आ रहा था देश में। चलो अब आते हैं इस पूरे युग के सबसे बड़े खजाने पर, इनका लिटरेचर। यही वो सोर्स है, वो की है जिससे हमें ये सब कुछ पता चला है। इसके बिना संगम एज की हिस्ट्री आधी भी नहीं होती। 2 बुक्स तो बिल्कुल भूलनी नहीं है। पहली तोलकाप्पियम, ये सिर्फ ग्रामर बुक नहीं है, ये उस टाइम की सोसाइटी का मिरर है। और दूसरी तिरुकुरल, जिसे लिखा है तिरुवल्लुवर ने। इसे बाइबल ऑफ द तमिल लैंड तक कहते हैं, मतलब एथिक्स और फिलॉसफी का मास्टरपीस। इसके अलावा है 3 ग्रेट एपिक्स। स्टेप 1 सिलप्पदिकारम, द जूल्ड एंकलेट। इसमें कन्नगी और कोवालन की कहानी है। स्टेप 2 मणिमेकालाई, जो इसका सीक्वल है और इस पे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है। और स्टेप 3 सिवागा सिंधामणि, जिस पर जैन इन्फ्लुएंस है। बस इन तीनों के नाम और इनकी मेन थीम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पूरे चैप्टर से एक वर्ड पक्का याद रखना है, वो है मूवेंदर। जैसे ये शब्द सुनो, दिमाग में 3 नाम फ्लैश होने चाहिए, चेरा, चोला और पांड्या। यही थे द 3 क्राउन किंग्स, जिनके इर्द गिर्द संगम एज की पूरी पॉलिटिक्स चलती थी। तो सोचना इस बारे में कि कैसे हजारों साल पहले भी ज्योग्राफी, ट्रेड, आर्ट और पॉलिटिक्स, ये सब मिलकर एक ग्रेट सिविलाइजेशन बनाते थे। उनकी लेगेसी से आज हम क्या सीख सकते हैं? व्हाट कैन वी लर्न? इस सवाल के साथ आज का एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। नमस्ते दोस्तों और सारे फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू द एक्सप्लेनर। तो चलो आज टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधा चलते हैं एंशिएंट इंडिया के उस दौर में जहां से दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट मिला, जहां कालिदासा ने अपने सबसे जबरदस्त प्लेज लिखे और जहां के लोहे पर सोचो आज तक जंग नहीं लगा। बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट गुप्ता पीरियड की। अगले कुछ मिनट्स में हम इस टॉपिक को एग्जाम के लिए ऐसे रेडी करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले वो एक बड़ा सवाल जिसके इर्द गिर्द ये पूरा टॉपिक घूमता है, आखिर गुप्ता काल को एंशिएंट इंडिया का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग बोला क्यों जाता है? क्या सच में सब कुछ सोने का था या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखो यार, किसी भी गोल्डन एज के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक शांत, एक मजबूत शासन। और ये स्टेबिलिटी गुप्तास को दी उनके महान राजाओं ने। तो सबसे पहले उन्हीं से मिलते हैं जिन्होंने इस गोल्डन एज की फाउंडेशन रखी। तो कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्ता वंश से। इनसे पहले जो रूलर्स थे जैसे श्री गुप्ता, वो सिर्फ महाराजा का टाइटल यूज करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो शायद किसी बड़े राजा के अंडर थे, एक फ्यूडेटरी थे। लेकिन चंद्रगुप्ता वन पहले रूलर थे जिन्होंने महाराजाधिराज यानी किंग ऑफ किंग्स का टाइटल अडॉप्ट किया। और बस यहीं से 319 एडी में गुप्ता एरा की ऑफिशियल शुरुआत मानी जाती है। ये था असली गेम चेंजर। और फिर आते हैं इनके बेटे समुद्रगुप्ता। देखो, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं कहा जाता। इनकी मिलिट्री जीत की पूरी दास्तान इनके कोर्ट पोएट हरिसेना ने इलाहाबाद पिलर पर लिखी है, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। ये नाम नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनकी पॉलिसी की स्मार्टनेस देखो। नॉर्थ इंडिया को जीतकर अपने एम्पायर में मिलाया, लेकिन साउथ के 12 राजाओं को हराने के बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इतनी दूर से डायरेक्ट रूल करना मुश्किल है, तो बस उनसे टैक्स और ट्रिब्यूट लेते रहे। और ये सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, इनको कवि राजा भी कहते थे। वीणा बजाते थे, जो उनके कॉइन्स पर साफ दिखता है। ये कॉइन्स वाला पॉइंट एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं। समुद्रगुप्त के बाद आते हैं उनके बेटे चंद्रगुप्त द सेकंड। और इनके टाइम पर गुप्ता एम्पायर अपने एब्सोल्यूट पीक, मतलब अपने चरम पर पहुंच गया था। चाहे वो टेरिटरी की बात हो या कल्चर की, हर चीज में असली गोल्डन एज का एहसास इन्हीं के टाइम पर हुआ। इन्होंने विक्रमादित्य का पावरफुल टाइटल लिया, पर क्यों? क्योंकि इनका सबसे बड़ा कारनामा था वेस्टर्न इंडिया से शकास को हमेशा के लिए खत्म कर देना। अब इस बात को समझो, इस जीत से हुआ क्या? गुप्तास को वेस्टर्न सीपोर्ट्स का कंट्रोल मिल गया, जिससे फॉरेन ट्रेड से जबरदस्त पैसा आया। और इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने हिस्ट्री में पहली बार सिल्वर कॉइन्स इशू किए। और हाँ, इनके दरबार में थे मशहूर नवरत्नास, यानी 9 अनमोल रतन, जिनमें से एक थे महान कालिदास। ये नवरत्नास वाला पॉइंट प्रीलिम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। देखो, पीक पर पहुंचना एक बात है, लेकिन उस पीक पर टिके रहना एक अलग ही चैलेंज है। चंद्रगुप्त 2 के बाद 2 ऐसे ही प्रोटेक्टर्स आए जिन्होंने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया, कुमारगुप्ता 1 और स्कंदगुप्त। कुमारगुप्ता का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वो था नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करना, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। और स्कंदगुप्ता ने तो वो कर दिखाया जो शायद उस वक्त कोई नहीं कर सकता था।
उन्होंने हंस के आतंक से, उनके आक्रमण से इंडिया को बचाया। इसीलिए उन्हें सेवियर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इसका प्रूफ मिलता है भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन से। ये नाम याद रखना, भितारी। तो हमने राजाओं की कहानी तो सुन ली, पर सवाल यह है कि इतना बड़ा एम्पायर आखिर चलता कैसे था? उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सोसाइटी कैसी थी? चलो अब पर्दे के पीछे की असली कहानी देखते हैं। ओके, ये स्लाइड इसको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। मेंस एग्जाम में ये कंपैरिजन डायरेक्ट पूछते हैं। देखो, मौर्यन सिस्टम एकदम सेंट्रलाइज था, मतलब सारी पावर पाटलिपुत्रा में राजा के हाथ में थी। लेकिन गुप्ताज का सिस्टम डिसेंट्रलाइज था, मतलब पावर बटी हुई थी। वो अपने नीचे के छोटे राजाओं यानी फ्यूडेटरीज पर बहुत डिपेंड करते थे। यही सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में। अब आप सोचोगे कि ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कैसे? इसका एक बहुत बड़ा रीजन था अग्रहारा ग्रांट्स। सिंपल भाषा में, राजा ब्राह्मिन्स को टैक्स फ्री जमीन दान में दे देते थे। अब टाइम के साथ ये ब्राह्मिन्स उस एरिया के पावरफुल लैंडलॉर्ड्स बन गए, और बस यहीं से इंडिया में फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद की मजबूत नींव पड़ी। सिंपल लॉजिक है ना? लेकिन जैसा मैंने कहा था, हर चीज गोल्डन नहीं थी। यह है इस युग का डार्क साइड। सोसाइटी में विमेन की कंडीशन काफी खराब हुई। उन्हें एजुकेशन और प्रॉपर्टी के राइट से वंचित रखा गया। और ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का पहला रिटन प्रूफ 510 AD का एरान इंस्क्रिप्शन इसी पीरियड से मिलता है। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा कठोर हो गया और अनटचेबिलिटी इतनी बढ़ गई कि चाइनीज ट्रैवलर फाहियन लिखता है कि चंडालास को शहर के बाहर रहना पड़ता था। तो एक बैलेंस्ड व्यू रखना एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो अब आते हैं उस चीज पर जो इस युग का असली सोना था, द कल्चरल एक्सप्लोजन। आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इस फील्ड में गुप्ताज ने जो किया वो बस कमाल ही था। यहां एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। समझो, इससे पहले मंदिर या तो गुफाओं को काटकर बनते थे या शायद लकड़ी से, लेकिन गुप्ताज ने पहली बार पत्थर और ईंटों से इंडिया के पहले फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाए। आज हम नॉर्थ इंडिया में जो नगारा स्टाइल के मंदिर देखते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। और देवगढ़ का दशावतारा टेम्पल इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये पहला मंदिर था जिसके ऊपर शिखरा यानी टावर बनाया गया था। और जब लिटरेचर की बात हो और कालिदासा का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। इन्हें द शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। संस्कृत लिटरेचर को इन्होंने उस लेवल पर पहुंचाया जहां वो पहले कभी नहीं था। ये स्लाइड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए एक गोल्ड माइन है। कालिदास का अगजाना शाकुंतलम, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, शूद्रका का मृच्छकाटिका, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे महान ग्रंथ रामायण, महाभारत और पुराणास को उनका फाइनल रिटन फॉर्म इसी दौर में दिया गया। चलिए अब देखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का जादू। गोल्डन एज सिर्फ आर्ट और लिटरेचर में नहीं था, बल्कि यहाँ एक पूरी साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुई जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। मियां, जीरो, शून्य, बस इस एक इन्वेंशन ने मैथमेटिक्स की पूरी कायनात बदल दी। और ये दुनिया को देन है गुप्ता पीरियड की, बाय द वन एंड ओनली आर्यभट्टा। और सिर्फ जीरो ही नहीं, पाई की वैल्यू को इतने एक्यूरेट तरीके से कैलकुलेट करना, अप टू 3.1416, ये भी आर्यभट्टा का ही कमाल था। जस्ट इमेजिन, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टूल्स के। अनबिलीवेबल। पर आर्यभट्टा का जीनियस यहीं नहीं रुका। डेसिमल सिस्टम, जिसके बिना आज मॉडर्न मैथ्स सोची भी नहीं जा सकती, वो उन्होंने ही दिया। उन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को बताया कि धरती गोल है और अपनी ही एक्सिस पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और उन्होंने ग्रहण के अंधविश्वास को तोड़ते हुए साइंटिफिकली समझाया कि ये सिर्फ शैडोज का खेल है, राहु केतु का नहीं। व्हाट अ ब्रिलियंट रैशनल माइंड। और भी साइंटिफिक मार्वल्स थे। सुश्रुता, जिन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, उनकी सुश्रुता संहिता में प्लास्टिक सर्जरी और कैटरैक्ट ऑपरेशन जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स डिटेल में लिखे हैं। ब्रह्मगुप्ता ने न्यूटन से सदियों पहले ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा किया था। और टेक्नोलॉजी का जीता जागता सबूत दिल्ली का मेहरौली आयरन पिलर। सोचो, 1600 साल से बारिश, धूप सब कुछ सह रहा है, पर आज तक उस पर जंग नहीं लगा। ये है उनकी मेटलर्जी का कमाल। तो हमने राजाओं से लेके साइंस तक सब कुछ देख लिया। अब टाइम आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का। जो सवाल हमने इस एक्सप्लेनर की शुरुआत में पूछा था, अब उसका जवाब देने का। तो इसे गोल्डन एज क्यों कहते हैं? चलो समराइज करते हैं। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग किंग्स की वजह से पॉलिटिकल यूनिटी और स्टेबिलिटी थी। नंबर 2, ट्रेड से जबरदस्त इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई।
नंबर 3, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर अपने पीक पर थे। और नंबर 4, साइंस में ऐसी डिस्कवरीज हुई जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन एक कंप्लीट आंसर के लिए ये भी याद रखना जरूरी है कि ये सोना सबके लिए नहीं चमक रहा था। सोशली, फॉर वुमेन एंड द लोअर कास्ट्स, ये दौर काफी अंधेरा भी था। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जीरो से लेकर प्लास्टिक सर्जरी तक, कालिदास के नाटकों से लेकर मंदिरों के डिजाइन तक, क्या गुप्तास की विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है? इस पर सोचना जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नमस्ते दोस्तों, कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री का एक चैप्टर है जो बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसा है, द वर्धना डायनेस्टी। इसमें पूरा फैमिली ड्रामा है, बदला है और एक एम्पायर का राइज एंड फॉल भी। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो चलो सीन सेट करते हैं। समझो गुप्ता एम्पायर, जो एक टाइम पे मतलब सुपर पावरफुल था ना, हुना इन्वेजन्स के बाद पूरा क्रम्बल कर गया और उसके बाद टोटल केओस, मतलब एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा बन गया था। पूरा नॉर्थ इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया और हर कोई पावर के लिए लड़ रहा था। एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स वाला सीन था, बस फर्क इतना है कि यहाँ ड्रैगन्स नहीं थे। तो इस पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर सोचो 4 मेन प्लेयर्स थे। ध्यान से सुनना। पहले थानेसर के पुष्यभूतिस, हाँ यहीं से हमारे हीरो हर्षा आएंगे। फिर थे कन्नौज के मौखरीज, जो गंगा के फर्टाइल प्लेन्स पर रूल कर रहे थे। वेस्ट में आओ तो वल्लभी के मैत्राकाज, जिनका पूरा कंट्रोल ट्रेड पर था। और ईस्ट में बंगाल के गौदास, जिनका राजा था शशांका। ये नाम याद रखना, ही वॉज अ वेरी वेरी फियर्स कैरेक्टर। तो ये थे हमारे कहानी के 4 मेन कैरेक्टर्स। और इन सब पॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में ना, एक ऐसी शादी हुई जिसने लिटरली पूरे नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री का कोर्स ही बदल के रख दिया। और ये कहानी शुरू होती है पुष्यभूति परिवार की एक बेटी से, प्रिंसेस राजश्री से। अब देखो, ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक के बाद एक सब गिरता चला गया। सबसे पहले राजश्री की शादी हुई कन्नौज के राजा ग्रहावर्मन से, एक बहुत पावरफुल अलायंस। लेकिन शशांका और मालवा के राजा को ये अलायंस बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने मिलकर कन्नौज पर अटैक कर दिया, ग्रहावर्मन को मार दिया और राजश्री को कैद कर लिया। ये खबर सुनते ही बड़े भाई राज्यवर्धना बदला लेने निकले। उन्होंने मालवा की आर्मी को हरा भी दिया, पर शशांका ने धोखे से उन्हें भी मार दिया। मतलब एक के बाद एक ट्रेजेडी। और इस सब के बीच सिर्फ 16 साल की उम्र में हर्षवर्धना के कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गिरी। अब जरा सोचो, एक 16 साल का लड़का जिसके सर पर अभी अभी ताज रखा गया है और उसके सामने बस 2 मिशन हैं। पहला, अपनी बहन को बचाना, और दूसरा, अपने भाई और जीजा की मौत का बदला लेना। मतलब क्या ड्रामेटिक स्टार्ट था उसके रूल का। और पता है, उसने देवाकरम मित्रा नाम के एक बुद्धिस्ट मंक की मदद से अपनी बहन राजश्री को विंध्या के जंगलों में ढूंढ निकाला, बिल्कुल उस वक्त जब वो सती होने जा रही थी। इट्स लाइक अ सीन फ्रॉम अ मूवी, राइट? अपनी बहन को बचाने के बाद हर्षा ने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव किया। उसने थानेसर और कन्नौज दोनों किंगडम्स को मर्ज कर दिया और अपनी नई कैपिटल बनाई कन्नौज को। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इससे पहले तक ना पावर का सेंटर हमेशा पाटलिपुत्रा यानी मगधा हुआ करता था। हर्षा ने इस पावर सेंटर को कन्नौज शिफ्ट कर दिया और ये कन्नौज आने वाले कई सालों तक नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर बना रहा और रियल गेम चेंजर। और बस इसके बाद हर्षा रुका नहीं। ही वॉज ऑन अ रोल। उसने एक के बाद एक लड़ाइयां जीती, पंजाब से लेकर बंगाल, उड़ीसा तक। मतलब पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया उसके कंट्रोल में आ गया। उसको शिलादित्य का टाइटल भी मिला। इट सीरियसली लुक लाइक कि वो एक नया पैन इंडिया एम्पायर बना देगा, बिल्कुल गुप्तास की तरह। तो उसने नॉर्थ को तो यूनाइट कर दिया, अ ग्रेट अचीवमेंट। पर अहम सवाल ये है कि क्या वो पूरे इंडिया का एकमात्र अनडिस्प्यूटेड सम्राट बन पाया? द आंसर इज नहीं। एक बहुत बहुत बड़ी दीवार उसके रास्ते में खड़ी थी। यहाँ आकर हर्षा का विनिंग स्ट्रीक टूट गया। जब हर्षा, जिसे उत्तर पथपति यानी लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ कहते थे, अपनी मैसिव आर्मी लेकर नर्मदा नदी क्रॉस करके साउथ में एक्सपैंड करने निकला, तो उसका सामना हुआ चालुक्य किंग पुलकेशिन II से, द दक्षिण पथपति लॉर्ड ऑफ द साउथ। और इस क्लैश ऑफ द टाइटन्स में नर्मदा के किनारे हर्षा की हार हुई। ये उसके मिलिट्री करियर की सबसे बड़ी, सबसे डिसाइसिव डिफीट थी। और दोस्तों, ये नाम
और ये इंस्क्रिप्शन एग्जाम के लिए स्टार मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, पर भूलना मत। द आई होल इंस्क्रिप्शन बाय रवि कीर्ति। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, रवि कीर्ति कौन था? पुलकेशिन द सेकंड का कोर्ट पोएट, और उसने इस इंस्क्रिप्शन में साफ साफ हर्षा की हार का जिक्र किया है। इससे ही पता चलता है कि ये पुलकेशिन के लिए कितनी मैसिव विक्ट्री थी। ओके, बैटल से हटकर अब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग से। देखो, गुप्तास का सिस्टम सेंट्रलाइज था, मतलब सारी पावर सेंटर के पास थी, लेकिन हर्षा का सिस्टम फ्यूडल और डिसेंट्रलाइज था। इसका क्या मतलब पावर एक जगह नहीं बटी हुई थी। उसके नीचे जो राजा थे, जिन्हें महासामंतास कहते थे, वो खुद काफी पावरफुल हो गए थे। हाँ, टैक्सेस दोनों टाइम पे सेम थे, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, पर लॉ एंड ऑर्डर में जमीन आसमान का फर्क था। गुप्तास के टाइम इंडिया काफी सेफ माना जाता था, पर ह्यूएन सांग ने लिखा है कि उसको खुद कई बार डाकुओं ने लूटा था, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डेफिनेटली खराब हो चुकी थी। और हाँ, जिसका हम इतनी देर से जिक्र कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इसी आदमी से, ह्यूएन सांग या युआनजांग। इन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहते हैं। ये चाइना से इंडिया आए थे, क्यों? बुद्धिस्ट टेक्स्ट कलेक्ट करने और, आपने सही गेस किया, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने। इनकी किताब CU की हर्षा के टाइम की सोसाइटी और इकोनॉमी को समझने के लिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। हर्षा की पर्सनल रिलीजियस जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वो शुरू में एक स्टॉन्च शाइवाइट थे, मतलब लॉर्ड शिवा के भक्त। लेकिन ह्यूएन सांग से मिलने के बाद उन पर बुद्धिज़्म का, स्पेशली महायान बुद्धिज़्म का, इतना गहरा असर हुआ कि वो उसके बहुत बड़े पैटर्न बन गए। लेकिन हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो दूसरे धर्मों की भी पूरी रेस्पेक्ट करते थे। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग साइड है हर्षा की। वो सिर्फ एक वॉरियर किंग नहीं थे, वो खुद एक अकम्प्लिश्ड राइटर थे। उन्होंने 3 फेमस संस्कृत प्लेज लिखे हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा। और एक और नाम बिल्कुल मत भूलना एग्जाम के लिए, उनके कोर्ट पोएट का, बाणा भट्टा, जिन्होंने हर्षा की बायोग्राफी लिखी, हर्षचरित्रा, और दुनिया की अर्लीस्ट नॉवेल्स में से एक कदम्बरी। चलो अब बात करते हैं एजुकेशन की, क्योंकि हर्षा के रूल में ना एजुकेशन ने अपना गोल्डन एज देखा, और इसका एपी सेंटर था द नालंदा यूनिवर्सिटी। समझ लो ये उस टाइम का हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड था। पूरे एशिया से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। जस्ट इमेजिन द स्केल, यहाँ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत, पूरी दुनिया से स्कॉलर्स यहाँ आते थे। क्या सीखने? महायाना बुद्धिज्म, वेदास, लॉजिक, मेडिसिन, यू नेम इट। तो सवाल उठता है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलती कैसे थी? फंडिंग कहाँ से आती थी? हर्षा ने लगभग 200 गांवों का पूरा रेवेन्यू, मतलब उन गांवों से जो भी टैक्स आता था ना, वो सीधा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए डेडिकेट कर दिया था। एकदम सॉलिड, सेल्फ सस्टेनिंग फंडिंग मॉडल। और जबरदस्त फंडिंग का रिजल्ट क्या था? सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। रिजल्ट ये था कि नालंदा में पढ़ने वाले उन 10,000 स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन, खाना, रहना, मतलब लॉजिंग एंड बोर्डिंग, सब कुछ बिल्कुल फ्री था। कैन यू इवन इमेजिन दैट टुडे? दिस वाज ट्रूली द पीक ऑफ द एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लेकिन जैसा कहते हैं, हर अच्छी चीज का एक अंत होता है। साल 647 AD में किंग हर्षा की डेथ हो गई, और उनके जाने के साथ एक युग का अंत हो गया। और सबसे क्रिटिकल, सबसे क्रूशल बात ये थी कि उनका कोई हेयर नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो उनके इतने बड़े एम्पायर को संभाल पाता। तो आखिरी सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ वो ये है, हर्षा ने इतनी मेहनत से नॉर्थ इंडिया को जोड़ा, एक एम्पायर बनाया, पर उनकी डेथ के ठीक बाद वो पूरा एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर क्यों गया? जवाब छिपा है उसके डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूडल सिस्टम में और एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसर ना होने में। और